हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं इंसेक्ट ओवरलॉर्ड की पता नहीं कौन से एपिसोड को, मैं भी भूल गया हूँ मर्ज करने के बाद में। खैर जो भी ये लेटेस्ट एपिसोड है, तो अगर तुम लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो प्लीज देखाओ, क्योंकि मैं रिकैप देने के मूड में नहीं हूँ। बस थोड़ा सा ही कतरा बताऊंगा, उसे समझ आओ तो बढ़िया है, नहीं तो फिर पास्ट एपिसोड देख के ही आना पड़ेगा। खैर हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे जियांग किसी दूसरी जगह पे गया हुआ था जिसको खतरनाक माना जा रहा था। वहाँ पे जाने के बाद में वो पता नहीं किन्हीं गॉड से भिड़ा था, जो कि जानने में तो क्रितोस के रिश्तेदार लग रहे थे, लेकिन उनसे उनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही वीक थे। जिससे के बाद जियांग को यहाँ पे सिस्टर पता नहीं कौन सा भाई नंबर था, लेकिन वो उसकी यहाँ पे कोई बग थी जिसको वो सिस्टर 1916 को जैसे ही के बुलाता था। उसने जियांग को बताया था कि यहाँ पे ये जो तुम्हें मदद मिली है, ये किसी ऊपर वाले खिलाड़ियों से मिली है जो तुम पे दाव लगा रहे हैं, क्योंकि तुम उनके पसंदीदा प्यादे में से एक हो। उनका जो खेल है वो अलग लेवल पे चलता है, लेकिन तुम्हारे लिए उनकी छोटी से छोटी मदद भी बहुत बड़ी मदद होगी। और हम लोगों ने दो बुड्ढों को देखा था। एक तो यहाँ पे जियांग की ऐसे मदद किया था कि उसने यहाँ पे जियांग के जो बीटल बग थे उनको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था। इसलिए जो दूसरा बुढ़ा था जिसके सर के ऊपर यहाँ पे शायद ग्रैंडपा ट्री थे, वो भी कुछ मदद करना चाहता था। तो फिर उसने फैसला किया था कि वो यहाँ पे नाइन के यहाँ पे बग्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना देगा, जिसके लिए वो यहाँ पे नाइन इधर वर्ल्ड फ्रेगमेंट्स को जो ये इकट्ठा किया था वो जियांग को देने वाला था, जिससे जियांग के यहाँ पे जो नाइन विंग्ड मियास्मा है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। और यहीं पे ही हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हो गया था। आई होप इतना रिकैप तुम्हारे लिए बढ़िया हो। जिसके बाद हम लोग अभी के टाइम पे आ जाते हैं और हम लोग जियांग को देखते हैं, जो कि साउजिया के साथ में बैठा हुआ था और वो उससे कह रहा था कि देखा पापा ने जो तुमसे वादा किया था वो पूरा किया कि नहीं किया, जाओ और जाके जितना हुलना है हुल लो जाके, तुम्हें कोई भी नहीं रोक रहा। तो साउजिया तो सीधा घुटनों पे आ जाता है और वो जियांग से कहता है, पापा मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आप पे शक किया था। अब मैं आप पे कभी भी दोबारा सवाल नहीं उठाऊंगा कि आपके पास 8 बीवियां क्यों हैं और मेरे पास 3 क्यों। मैं यहाँ पे 3 नहीं संभाल पा रहा और आप 8 भिड़ाए हुए हैं। जियांग अपने मन के अंदर सोचता है कि इसका स्कूल बंद करवाना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरे स्कूल को अपना ससुराल बना लेगा। और वो उसे कहता है, जाओ और जाके सोल्स को, हमें हम लोगों को टाइगर ब्लेड लेने भी जाना है। तो ये उन सभी सोल्स को खाली की निकल जाता है, जो कि गॉड्स की ही थी, और उनको उस बुढ़े ने निपटाया था, पता नहीं कैसे। खैर साउजिया तो अपने खाने में लग जाता है। वहीं पे जियांग जब अपने मन के अंदर सोच रहा था कि इन सभी चीजों से इसका लेवल यहाँ पे काफी अच्छा बढ़ जाएगा। अब मैं लेवल के बारे में कुछ नहीं बताने वाला, मैं भूल गया हूँ कि इनका लेवल क्या था और पावर लेवल कैसे काम करता था। लेकिन उसी टाइम पे हम देखते हैं कि जो फ्रेगमेंट यहाँ पे उस बुढ़े ने छोड़े थे वो नीचे आ जाते हैं, जिनको जियांग हाओ भी देखता है, और वो डायरेक्ट यहाँ पे नाइन के साथ जाके मर्ज हो जाते हैं। तो नाइन आगे से ब्रेक थ्रू वाली पोजीशन के अंदर चली जाती है। तो जियांग को चिंता हो रही थी, लेकिन उसी टाइम पे सिस्टर 18 आती है, जो कि उसे कहते हैं कि घबरा क्यों रहे हो, वो नाइन इधर वर्ल्ड फ्रेगमेंट से। जियांग पूछता है कि अब ये क्या बला है। तो हम लोग नाइन को देखते हैं और उसे ये फ्रेगमेंट काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे, इसे काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था। इसके बाद नाइन यहाँ पे फैंटम ऑफ द नाइन इधर वर्ल्ड पैलेस को समन करती है। तो जियांग आगे से कहता है कि ये वही पैलेस है ना जब नाइन ने फ्लेम सॉवरन को मारने के लिए यहाँ पे नाइन इधर वर्ल्ड एम्ब्रियो को समन किया था, सॉरी एम्ब्रियो फॉर्म को। ऐसा क्यों लग रहा है कि अब ये सॉलिडिफाई हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे प्रतीक रूप ले रहा है। इसके बाद नाइन भी आगे से ब्रेथ रुकड़ लेती है और इसका भी लेवल यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ जाता है। तो फिर जियांग सिस्टर 18 से पूछता है क्या नाइन इधर वर्ल्ड पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो वो बताती है कि नहीं, अभी कई सारे पार्ट्स हैं जो कि अभी तक मिसिंग है। तो फिर सिस्टर 18 आगे से बताती है कि अभी और भी समस्या है कि एम्परर ऑफ फेंगडू और साथ ही में किंग ऑफ हेल अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं अपनी पोजीशन में। जियांग पूछता है कि ये क्या चीज है और वो अपनी पोजीशन में वापस कैसे आएंगे। तो सिस्टर 18 उसे कहते हैं कि चिंता ना करो, समय के साथ साथ तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, हमें तो बता दो। इसके बाद हम लोग उस डंजन यानी कि जहाँ पे इतने समय जियांग है उसके बाहर का देखते हैं, क्योंकि एंट्रेंस यहाँ पे गायब हो गई थी। इसलिए इस जगह को जो लॉर्ड था वो काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि जो यहाँ पे गार्ड था वो यहाँ पे उसको बताता है कि जियांग जब अंदर गया हुआ था तो अचानक से एंट्रेंस गायब हो गई, जिसके साथ वो भी गायब हो गया और अभी तक यहाँ पे कुछ भी बाहर नहीं आया है। इसलिए काफी ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि जियांग काफी ज्यादा फेमस है। हालांकि वो गार्ड उससे कहता है, कमांडर आप चिंता क्यों करते हो, ये तो हमारे ही लोग हैं ना, ये लोग सीसीटीवी कैमरा की लाइन निकाल देंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो वो उसके ऊपर थप्पड़ मार देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें पता भी है कि वो आदमी कौन था, वो साले यहाँ पे ह्यूमन सॉवरेन जियांग था, ज़ेनहाई किंग। तुमको पता भी है कि उसके कितने चाहने वाले हैं, खासकर यहाँ पे 3 है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं। अगर उसे कुछ हुआ तो फिर हम लोग पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद आगे से कहता है, एड़ी चोटी का जोर लगा दो और किसी भी कीमत पे उसको ढूंढ निकालो। मैं नहीं जानता कैसे निकालोगे, लेकिन ढूंढ निकालो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये वाली खबर यहाँ पे शॉर्ट गॉड लिंक्यू, साथ ही में जुआन और साथ ही में जुआनजो को भी मिलती है, और ये तीनों ही घबरा जाते हैं। इनको जैसे ही पता चलता है कि जियांग साला गायब हो गया है, इसलिए ये लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे जियांग गायब हुआ था। इन तीनों ने ही अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। बेसिकली जो भी इनके पास एबिलिटी थी किसी को ढूंढने वाली, वो सारे इस्तेमाल कर ली थी, लेकिन इनको यहाँ पे जियांग और साथ ही में टियानयुन का नामो निशान तक नहीं मिल रहा था, ना ही उनकी कोई एनर्जी महसूस हो रही है। कहाँ से होगी भाई, अलग डायमेंशन है वो। और ये चीज इन लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशानीदायक थी, क्योंकि कुछ देर के अंदर ही यहाँ पे ग्रेट जिया के अंदर वॉर शुरू हो जाएगी। अलग अलग रेसेस आके इन लोगों के ऊपर हमला करेंगी। अगर यहाँ पे जियांग नहीं रहेगा तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी इन लोगों को डिफेंड करने में। हम लोग जुआनजी को देखते हैं और उसको अंदाजा पहले से ही लग गया था कि इसी वजह से यहाँ पे डाजिया के ऊपर वो तबाही आने वाली थी, जिसके बारे में यहाँ पे फ्यूचर से आने वाले जियांग ने बताया था। जुआन को तो यही लग रहा था कहीं
चंग पहले ही तो मारा नहीं गया, लेकिन जुआनजी कहता है कि वो पूरी तरीके से ठीक है, कुछ समय में वापस आ जाएगा। और वो उन लोगों से कहता है कि हर किसी से कह दो कि वो लोग यहाँ पे जियांग को ढूंढना बंद कर दें, ये उनकी किस्मत में लिखा हुआ है। इसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि हेमिली राउसिल ओपन होने वाली है, तो उन लोगों को इसी के ऊपर यहाँ पे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब यहाँ पे जियांग जा चुका है, तो फिर उन लोगों को किसी भी कीमत पे डाजिया को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो लिंके उनको बताता है कि वो और जुआन युवे दोनों ही यहाँ पे 10th लेवल पे पहुंच गए हैं। तो जुआनजी उन लोगों से कहता है फिर तो बढ़िया है, मैं जा रहा हूँ और तुम लोगों को अंडरग्राउंड केव के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। तुम लोग बस यहाँ पे डाजिया के हेडक्वार्टर के ऊपर फोकस करो, उसको डिफेंड करने में, बाकी मैं सब कुछ यहाँ पे हैंडल कर लूंगा। क्योंकि जुआन को फ्यूचर के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए वो यहाँ पे जुआनजी से कहती है कि तुम अपने साथ जितने हो सके उतने ज्यादा प्रोफेशनल्स को लेके जाओ, वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए वो कहती है कि तुम यहाँ पे लिंक्यो को भी अपने साथ लेके जाओ, लेकिन जुआनजी मना कर देता है, ये कहते हुए कि नहीं, अगर मैं इस बैटल के दौरान में मारा गया तो फिर यहाँ पे डाजिया को किसी की जरूरत होगी जो कि उनको यहाँ पे डिफेंड कर सके। इसलिए तुम दोनों को ही तब तक डाजिया को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जब तक यहाँ पे जियांग पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हो जाता। जिसमें ये दोनों ही जुआनजी से कहते हैं कि तुम मरोगे तो नहीं ना। जुआनजी आगे से हंसते हुए कहता है कि कसम से मैं नहीं मरने वाला, मैं तो डाजिया की वो चमकती हुई रोशनी हूँ जिसको कोई भी अंधेरा छुपा नहीं सकता। अब क्या लाइन मारी है मैंने। और हाँ, मैं तुम लोगों को बता दूं कि मुझे घंटा नाम याद नहीं है इनमें से किसी के भी, इसलिए इनकी शक्ल देख के ही काम चलाओ। जिसके बाद हम लोग दोबारा यहाँ पे माइरेड रेस को देखते हैं, जहाँ पे ये सभी रेडी हो रहे थे डाजिया के ऊपर हमला करने के लिए। वहीं पे इन लोगों को भी पता चल गया था कि जियांग यहाँ पे गायब हो चुका है और किसी को भी यहाँ पे उसका प्रेजेंस महसूस नहीं हो रहा है। जिसपे ये जो डीमन किंग था, ये आगे से कहता है कि उन लोगों ने उसे छुपा दिया होगा। खैर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जुआनजी और उसके पूरे ग्रुप को निटाएंगे। जिसके बाद उस जियांग को उसकी बिल से ढूंढ के निकालेंगे और उसे खत्म कर देंगे। जिसके बाद हम लोग सऊदिया को देखते हैं, जिसने अपना खाना पीना कर लिया था, तो ये यहाँ पे सीधा रिप्रोडक्शन के लिए चला जाता है और पूरे 200 मिलियन बच्चों को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। जिसके बाद ये भागते हुए सीधा यहाँ पे जियांग के पास में आता है। बाय द वे इसका लेवल यहाँ पे 164 जा चुका है और ये पूरे 6 टायर पे है इस समय। और साथ में ये जैसे जैसे यहाँ पे बड़ा हो रहा है, तैसे तैसे इसकी मेच्योरिटी भी बढ़ रही है। अब ये जियांग को पूरी इज्जत दे रहा था और काफी अच्छे से कहता है कि आप एबिलिटी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जियांग भी उसे कहता है बड़े होने के साथ साथ बुद्धि भी आ रही है तुम्हारे पास। जिसके बाद जियांग सऊदिया के अंदर से उसके जो एबिलिटीज थी उनको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता है। अगर भूले ना हो तो ये अपने बग्स की पावर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि उनके बग्स को यहाँ पे पहले अपने लाइफ ट्रांजिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, तब वो जाके यहाँ पे अपनी एबिलिटी को जियांग के साथ में शेयर कर पाएंगे। कैसे सऊदिया ने अपना लाइफ ट्रांजिशन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था, तो फिर वो जियांग को साथ अपनी एबिलिटी को यहाँ पे शेयर कर पा रहा था। इस एबिलिटी का नाम इनफर्नल मेल्टिंग कॉल्ड्रॉन था। साथ ही में जियांग को एक बहुत बड़ा कॉल्ड्रॉन मिलता है, बेसिकली पतीला, जिसके अंदर वो यहाँ पे एनिमी के अटैक को रिफाइन कर पाएगा और उसके अटैक को अपनी पावर के अंदर बदल पाएगा और साथ ही में उसको यहाँ पे ऑफेंस के तरीके भी इस्तेमाल कर सकता है, बेसिकली उनके अटैक को उन्हीं के खिलाफ में। हालांकि अगर यहाँ पे अटैक का लेवल इंसेक्ट मदर यानी कि सऊदिया से ज्यादा हुआ तो फिर यहाँ पे कुछ बबलिंग्स को जो कि 1 मिलियन के आसपास होंगे उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी वो अटैक को रिफाइन कर पाएगा। नहीं तो ये सीधा यहाँ पे ब्लास्ट कर जाएगा कॉल्ड्रॉन। सिंपल शब्दों में आग के साथ खेलने वाली चीज है ये। जियांग को समझ में आ जाता है कि ये पावरफुल चीज है, वो उसका इस्तेमाल तभी करेगा जब उसका सामना यहाँ पे किसी डिवाइन किंग रियलम से बंदे से होगा, तभी वो यहाँ पे उसके अटैक को रिफाइन करेगा, क्योंकि वो बेफालतू में यहाँ पे 200 मिलियन बच्चों को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहेगा। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि सभी ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चों ने भी यहाँ पे रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। अब जियांग के पास टोटल यहाँ पे हेल क्रिम्सन आर्मर्ड एलिफेंट बीटल पूरे यहाँ पे 100 बिलियन थे। वहीं पे जियांग इनको अपनी पूरी बॉडी के साथ भी मर्ज कर सकता था, जिससे यहाँ पे उसकी जो फिजिकल पावर होगी, उसकी बॉडी की जो इंडोरेंस होगी, वो कई गुना बढ़ जाएगी। जिसके बाद जियांग उनको अपनी बॉडी के साथ में मर्ज करता है, तो ये पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वहीं पे इसका साइज भी बड़ा हो जाता है। ये वो वाली फॉर्म है जब ये पूरे 1 बिलियन आर्मर्ड बीटल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, उनको अपने साथ मर्ज कर लेगा, तब इसकी ये फॉर्म होगी। वहीं पे जियांग की बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था, तो फिर उसका जो हथियार था वो दिख रहा था, तो सभी लोग उसके मजे ले रहे थे। खासकर हम लोग साओ को देखते हैं, ये तो देखना भी नहीं चाहती थी और देख भी रही थी। सॉरी मैं मजाक मस्ती नहीं कर सकता, मेरा मूड नहीं है इस टाइम पे। होता नहीं स्कूल जाने का मन नहीं, जबरदस्ती जाना पड़ रहा है, बिल्कुल वैसे ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। खैर हम जियांग को देखते हैं, इसे कुछ भी अंदाजा नहीं कि इसकी बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं है। ये फिर भी अपने मूव्स की यहाँ पे एकदम बौछार मारे दे रहा है, अपनी पावर का लेवल दिखा रहा है। वह जियांग अपनी जब पावर दिखा रहा था, तो फिर उसका असर यहाँ पे इस रियलम के ऊपर भी पड़ रहा था। तो दद्दू थे वो सभी आगे से कहते हैं, इसे थप्पड़ मारो यार, साला मेरी मछली छुड़वा दी, इतनी मेहनत से पकड़ा था यार, एक तो मछली भी नहीं फंसती है। वह जियांग आगे से कह रहा था अटैक बढ़िया है, पावर इसकी लाजवाब है। उतने में सिस्टर 16 उससे कहती है कि कब तक हम लोगों को ऐसे ही दिखाओगे, कभी तो छुपा लो कि रंग ही मचाओगे। जियांग को पहले तो समझ में नहीं आता कि ये क्या दिखाने की बात करे, और तभी ये नीचे देखता है तो भाई को सदमा लग जाता है, जिसके बाद ये अपना औजार छुपाने लगते हैं। वंस अपॉन अ टाइम ए ग्रेट मैन सेड दैट व्हेनेवर यू आर नेकेड हाइड द फेस नॉट द बेस। वहीं लोग लायन किंग को देखते हैं, जो कि आगे से यहाँ पे जब जियांग को ऐसे शर्माते हुए देखता है, तो ये आगे से कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि इंसान इसमें इतना क्या शर्माते हैं। वहीं पे ये हमको जानते हो क्या दिखा रहा था, अपने अखरोट दिखा रहा था, छुपा ले बे, कैसे दिखाएगा, वो भी चमक रहे हैं ये। वहीं पे वुल्फ भी आगे से ये कहता है कि यार इसमें क्या गलती है, हम सभी लोग ऐसे ही तो हैं, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। यूनिकॉर्न आगे से कहता है कि यार कपड़े पहनने में तो और भी ज्यादा दिक्कत होती
होती होगी, लगातार खुजली नहीं होती क्या? होती है, बट वी कैन एडजस्ट दैट। इसमें सबसे समझदार ओरिची था, वो आगे से कहता है कि तुम गधों के पास उतनी अभी तक सेंस ही नहीं आई है कि तुम लोग समझ पाओ कि कपड़े क्या चीज होते हैं। जिस पे ये दोनों उससे कहते हैं कि तुझ में है क्या, तू भी तो हमारी तरीके नंगा ही है। जिस पे आगे से कहता है चुप्पे साला, मैं नंगा नहीं हूँ, ये खाल देख रहे हो मेरे पास। उतने में लोग गरुड़ा को देखते हैं जो कि इन लोगों से कहता है कि देखो भाई, नंबर 1 होने के तौर पे मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा इसमें। जिस पे ये तीनों उससे कहते हैं कि तुम नंबर 1 ही रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम कुछ बोलो नहीं बस। वो बेजियांग उन लोगों से कहता है सब लोग वापस आओ, हम लोग बाहर जा रहे हैं। और ये मन के अंदर सोचता है कि अगली बार ट्रांसफॉर्म होऊंगा तो फिर एक्स्ट्रा कपड़े लेके आऊंगा, औजार छुपाना रहेगा भाई, कब तक अपनी इज्जत बांटता फिरूंगा। इसके बाद ये उन सभी लोगों को अपने पास बुलाता और तुमको याद होगा कि इसको यहाँ पे टाइगर ब्लेड सोल चाहिए थी, सॉरी टाइगर सोल ब्लेड। उतने में सिस्टर 18 इसके पास में आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि यहाँ पे 3rd लेवल पे कैसे पहुंचा जाता है। जिसके बाद वो आगे से यहाँ पे ताइची यिन यांग टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करती हैं और एक यहाँ पे पोर्टल खोल देती हैं। इसको देख के जियांग काफी ज्यादा हैरान होता है और उनसे पूछता है कि आपकी एबिलिटी के यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। जिसपे सिस्टर आगे से बताती है कि नहीं नहीं, बस वो यहाँ पे 3rd लेवल तक अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, बल्कि वो नहीं, अगर उनमें से कोई भी बग अगर यहाँ पे 3rd लेवल की पावर दिखाएगा तो वो एक झटके के अंदर ही मारा जाएगा। जिसपे जियांग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये 3rd लेवल क्या चीज है और इसकी पावर क्या है, मैं इस बारे में भूल गया हूँ, आगे देख लेंगे पता चल जाएगा। खैर इस पोर्टल के अंदर आता है और इस जगह का नाम यहाँ पे द टूम्ब ऑफ द 10,000 सोल्जर था, बेसिकली हजारों सोल्जर्स की एक कब्र। जियांग वहाँ पे एक 2 कौड़ी के वेपन को उठाता है तो वो 2 कौड़ी का वेपन भी यहाँ पे फर्स्ट टायर का डिवाइन वेपन था। वहीं पे यहाँ पे कोई था जो कि जियांग को पहचानता था, वो उससे कहता है कि तुम आखिरकार यहाँ पे आ ही गए। जियांग उससे पूछता है कि कौन है भाई, सामने आके बात करो ना। तो वो बंदा आगे से बताता है कि मैं तो जियोली डिवाइन एम्परर के पास एक छोटा सा कण हूँ, मेमोरी का एक हिस्सा, और हेवनली डॉग की लिमिटेशन की वजह से मैं यहाँ पे खुद को रिवील नहीं कर सकता। जिसके बाद वो जियांग के ऊपर यहाँ पे अपने सभी वेपन से हमला कर देता है, बेसिकली वहाँ पे जितने वेपन पड़े थे उन सभी से। जियांग पूछता है कि इसका क्या मतलब है, तो एम्परर आगे से बताता है कि देखो, अगर तुमको यहाँ पे टाइगर सोल ब्लेड चाहिए तो फिर उसके लिए तुमको यहाँ पे साबित करना पड़ेगा, तुमको यहाँ पे टेस्ट पास करना होगा जो कि यहाँ पे हजारों सोल्जर की वेपन की धार से बना हुआ है, यानी कि उसको यहाँ पे इन सभी वेपन्स को हराना पड़ेगा। और जब वो उनको हरा के साबित कर पाएगा कि वो इस टाइगर सोल वेपन के लायक है जो कि एक गॉड किलिंग वेपन है, तो उसको ये वेपन मिलेगा। और मैं तुम लोगों से एक गहन सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं जब भी किसी पुरानी मानवा को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं हमेशा उनके नाम भूल जाता हूँ। आई डोंट नो व्हाई। जो मानवा रीड करते होंगे उन्हें पता होगा, इसलिए मैं जब भी किसी मानवा को इस तरीके से रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँ या फिर उनके नेक्स्ट पार्ट रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँ, मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं रहते। मैं चाहता तो अब तक ये वीडियो तुम्हें मिल जाती, लेकिन मिली नहीं, क्योंकि मैं जब भी इसे रिकॉर्ड करने बैठता ले नाम ही नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर मुझे किसी कैरेक्टर का नाम नहीं याद है तो फिर तुम्हें क्या इससे कोई दिक्कत है? और जो लोग कमेंट नहीं करेंगे, मुझे पता है तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको हाँ में ही लेता हूँ, लेकिन जो करने वाले हैं वो अगर मगर में ना करना कि भाई तू एक्सप्लेन करता है हमें फर्क नहीं पड़ता हाँ या ना, ये सिर्फ मेरे को मैटर करता है बस। खैर हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि आगे से कहता है आ जाओ भाई। जिसके बाद वो सभी शॉट्स उसके ऊपर यहाँ पे बारिशों की तरीके बरसने लगती हैं। ये सभी वेपन यहाँ पे 6th रैंक के थे, लेकिन यहाँ पे जियांग के पास जो वेपन है वो भी थोड़ा कम थोड़ी नहीं है। जिसके बाद वो अपने वेपन का यूज करते हुए इन सभी वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। हाँ इसको यही करना था, ये जो वेपन बरस रहे हैं इनको यहाँ पे इन सभी को डिस्ट्रॉय करना था, लेकिन ये इसी तरीके से अपनी रैंक बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि अभी 6th लेवल के आ रहे हैं तो फिर अगली बार में 7th लेवल के आएंगे, लेकिन फॉर्मेशन बदल के। इसलिए जियांग को हर बार यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। वो बार बार यहाँ पे एक ही बटन नहीं दबा सकता है, उसे हर बार यहाँ पे न्यू कॉम्बो इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये वाली बात जैसे ही जियांग को समझ में आती है तो वो जल्दी से जंप करता है, क्योंकि ये सारे वेपन उसी के पीछे पड़े हुए थे। तो जंप करने की वजह से वो सारे वेपन नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे थे, बिल्कुल झरने की तरीके, लेकिन उल्टा। तो फिर जियांग उनके ऊपर यहाँ पे हमला करता है और उनको एक साथ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन वेपन्स की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी। उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी जब ये सारी अपनी पावर्स को कंबाइन कर ले रहे थे। जिसके बाद वो जियांग के ऊपर आगे और पीछे दोनों तरफ से हमला करते हैं। तो फिर जियांग आगे से दोबारा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है और सभी आर्मर मेटल के साथ में अपनी बॉडी को फ्यूज कर लेता है। तो ये मार्शल गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और साथ ही में सावो की एबिलिटी का भी इस्तेमाल करती है जो कि टिड्डा वाली थी। वो उसकी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए ये पावर ऑफ किंग मेटल का इस्तेमाल करता है और एक तगड़ा स्लैश मारता है और एक बार में सभी वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये अर्थ की पावर का इस्तेमाल करते हुए पत्थरों की एक शील्ड बनाता है और उन सभी वेपन्स को ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद उन पत्थरों को तोड़ देता है तो वेपन भी टूट जाते हैं। इसके बाद जियांग टाइगर सोल से कहता है क्यों आए, डेट पे चलोगे कि नहीं चलोगी मेरे साथ। इस पे टाइगर सोल आगे से अपना लेवल ही बढ़ा देती है और अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। तो फिर इसका ऑरा यहाँ पे 6th टायर से ज्यादा था, यानी कि ये अभी तक होल्ड बैक कर रही थी। हम लोग साओ को देखते हैं जो कि आगे से कहती है अगर ये इसी तरीके से अपने लेवल को बढ़ाती रही तो फिर यहाँ पे जियांग बिना अपनी पावर को इंक्रीज करे हुए इसको होल्ड बैक नहीं कर पाएगा। बेसिकली जियांग को अपनी वो वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी जब ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है और इसके कपड़े फट जाते हैं। इसलिए साओ को चिंता हो रही थी कहीं ये दोबारा शर्मा ना जाए। हालांकि सिस्टर 16 18 क्या था भाई इसका नाम, वो गरुड़ा की तरफ देखते हुए कहती है अरे कपड़ों की कोई कमी नहीं है बेटा, भाग जा तू यहाँ से, नहीं तुझे नंगा कर देंगे तेरे फर निकाल के। मैं जितने में इसको वार्निंग दे पाता उतने में ये लोग इसको धड़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग
जियांग को देखते हैं और उसके पास जो उसकी हेमनली सिन ब्लेड थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है सिर्फ प्रेशर की वजह से। इसके बाद जियांग की बॉडी के ऊपर भी लाजवाब प्रेशर पड़ रहा था तो ये अपने घुटनों पे आ जाता है। अब जियांग यही सोच रहा था कि उसको यहाँ पे आर्मर बीटर वाली फॉर्म को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। और फिर जियांग सोच ही रहा था कि आज तो अपनी इज्जत गंवानी ही पड़ेगी। उतने में ही साऊ से कहती है कि जाओ तुम, हम लोग तुम्हें कवर कर लेंगे, कपड़े ले आए हैं हम लोग। पीछे हम लोग गरुड़ा को देखते हैं और इसकी इज्जत लूट ली गई थी, बेचारे के कपड़े छीन लिए गए उससे। तो फिर जियांग आगे से आर्मर बीटर वाली फॉर्म का इस्तेमाल करता है और अपनी बॉडी को बड़ा कर लेता है और पीछे से साऊ वो इसको यहाँ पे कपड़े पहना देती है, कपड़े का धोती पहना देती है इसको, जो कि बेचारे गरुड़ा के फरों से बना हुआ था। अरे फर नहीं यार, फेदर बोलते हैं इनको यार। खैर ट्रांसफॉर्म होने के बाद में ये सीधा टाइगर सोल के ऊपर हमला करता है और उसका जो ऑरा था उसको तोड़ देता है। हालांकि टाइगर सोल अभी भी नहीं हारी थी, वो उसके ऊपर लगातार यहाँ पे अपने वेपन से हमला कर रही थी। तो फिर ये अपने पंखों का इस्तेमाल करता है और उनकी मदद से इजिली यहाँ पे अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद वो टाइगर सोल से कहता है कि तुम डेट पे चलोगी या नहीं चलोगी मेरे साथ में। तो फिर हम लोग टाइगर सोल को देखते हैं जो कि जियांग के ऊपर यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए सोल अटैक करती है। सिस्टर 18 आगे से कहती है कि ये किलिंग इंटेंट है यहाँ पे इंपीरियल वेपन का और ये कोई मजाक नहीं है। बेसिकली ये सोल टाइप का हमला था। तो फिर ग्रैंडपा टी को यहाँ पे जाग उठना पड़ता है और वो सारे अटैक को यहाँ पे इजिली हैंडल कर लेते हैं और उसको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं अपने स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर से, जिससे जियांग को यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। और ये ग्रैंडपा टी कुछ ज्यादा ही ओपी नहीं है भाई, कुछ भी झेल लेता है यार। फिर इसके बाद जियांग टाइगर सोल से कहता है कि मैंने तुम्हारा सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हारी मार भी, अब तो डेट पे चलो मेरे साथ। तो टाइगर सोल डेट पे जाने के लिए मान जाती है, बस बात करनी आनी चाहिए। वहीं पे जो एम्परर था वो आगे से कहता है बढ़िया है, इसने यहाँ पे किलिंग इंटेंट को अपने दिल के पास वापस बुला लिया है और इसने तुम्हें अपना मास्टर मान लिया है। अब से तुम यहाँ पे टाइगर सोल के न्यू मास्टर हो। जियांग को तो उसकी शॉट मिल जाते हैं, जिसके बाद हम सभी लोग यहाँ पे उस टावर के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे सॉर्ड गॉड लिंक्यू और जोआन और बाकी सभी लोग ट्रेन कर रहे थे। हम लोग यहाँ पे लिंक्यू को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों को स्पीच दे रहा था। अपनी स्पीच के अंदर यही बता रहा था कि देखो भाई, हम सभी लोगों ने इस इंटरनल लाइट टावर के अंदर ट्रेन किया है, अब समय आ चुका है अपना दम दिखाने का। जितने भी माइरिया ड्रेस हैं वो सब यहाँ पे खुद को स्ट्रॉन्ग बताती हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ यहाँ पे रेलिक का ही दम है। वो लोग यहाँ पे पिछले एरा को भी सर्वाइव नहीं कर पाए थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे पिछले एरा को सर्वाइव किए थे। हम सभी लोग यहाँ पे ह्यूमन एम्परर यान हुआ के डिसेंडेंट हैं और जब भी खतरा हमारे सामने आता है हम सभी एक साथ हो जाते हैं, खुद को सेक्रीफाइस करते हैं, मौत को भूल जाते हैं सिर्फ लड़ने के लिए। और ये उन सभी लोगों से कहता है कि कौन मेरे साथ यहाँ पे मौत तक लड़ने के लिए राजी है। हम लोग यहाँ पे यून फैमिली को देखते हैं, ये आगे आते हैं, ये लोग फाइट करने के लिए रेडी थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे फैंग जैंग हाओ नाम का एक और बंदा आता है जो कि पिछले ह्यूमन सावरन का गार्ड हुआ करता था। ये भी इस बैटल के दौरान में सबको ज्वाइन करेगा। जिसके बाद हम लोग इन फैमिली को देखते हैं, ये भी लोग बैटल के दौरान में आते हैं। जिसके बाद टियानफू वारजोन बाकी सभी फैमिली भी यहाँ पे एक एक करके आती जाती है। जिसके बाद हम लोग साकुरा कंटेक्ट से साइतो फैमिली को देखते हैं, ये भी लोग यहाँ पे आते हैं। ओवरसीज आइलैंड के लोग भी यहाँ पे आते हैं और सी क्लैन के लोग भी यहाँ पे आते हैं। वही ड्रैगन वाला याद हो तो तुम भूल ना गए हो तो। जिसके बाद हम लोग जुआन को देखते हैं जो कि लिंक्यू से पूछती है क्या वो सच में जाने वाला है। तो लिंक्यू आगे से कहता है कि वो जाने वाला है। उसने डाजिया के अंदर जितने भी लोग यहाँ पे 5th और उससे हायर रैंक के लोग हैं वो उन सभी लोगों को अपने साथ लेके जा रहा है। इसलिए अगर बाद में कुछ भी होता है तो सब कुछ अब यहाँ पे जुआन के कंधों के ऊपर है। इस पे जुआन आगे से कहती है अगर वो सभी जॉब चेंजर्स को भी लेके चला जाए तो भी यहाँ पे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी एबिलिटी यहाँ पे ड्रीम एस्केप है। जब तक डाजिया के अंदर पूरे 10 मिलियन ऑर्डिनरी लोग रहते हैं और उन सभी का विश्वास और उनका सभी दिल यहाँ पे डाजिया के ऊपर रहता है, तब तक यहाँ पे जुआन को पूरी तरीके से मदद मिलेगी। हालांकि वो लोग यहाँ पे फ्रंट लाइन बैटल के अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा सोर्स है उनके होमलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। बेसिकली जुआन की एबिलिटी यही है कि वो विश्वास के चलते अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है। वही बात है, एकता में बल है। बस लोगों को यकीन होना चाहिए कि जुआन उन्हें प्रोटेक्ट करेगी, विश्वास होना चाहिए तो जुआन उनको प्रोटेक्ट कर लेगी। लिंक्यू जुआन से कहता है कि तुम्हारे इन शब्दों के साथ में मुझे यहाँ पे राहत मिली और वो बताता है कि इन तीनों में से बेसिकली जुआन जी, ये और जुआन तीनों में से यहाँ पे जुआन जी इन दोनों से छोटा है। जिसके बाद लिंक्यू सबसे बड़ा है और जुआन बाद में आती है। और मुझे लग रहा था कि जुआन जी इन दोनों से ही बड़ा है, जिसके बाद लिंक्यू, जिसके बाद जुआन। खेला हो गया भाई। खैर जुआन जी छोटा होने के बावजूद ऐसा दिखाता है कि वो सबसे बड़ा है और इन दोनों का ध्यान रखता है। उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है तो वो थका हुआ है और वो बताता है कि इसका और जुआन जी का एक ही विचार है। एक लड़की जो कि यहाँ पे 3000 साल बड़ी है उसको यहाँ पे इमॉर्टल रैंक्स के अंदर ही रहना चाहिए। मुझे ये सब कुछ हजम हो गया, लेकिन आगे वाली बात हजम नहीं हुई। ये जाते हुए कहता है कि जियांग अभी छोटा है लेकिन बड़ा हो जाएगा बहुत जल्द ही। जिसके बाद वो बाहर की चीजें संभालेगा और तुम अंदर की संभालोगी और तुम दोनों ही सूटेबल मैच होगे। हैं? इनकी शादी होगी? मुझे लगा इनका नॉर्मल सा चल रहा है भाई, मतलब बड़े भैया बनेंगे अब सैया। ये तो जाते हुए ये भी कहता है कि यहाँ पे जुआन से तुम दोनों की शादी भी तो होस्ट करना चाहता था। तो जुआन उनसे कहती है कि जब तुम दोनों सेफली वापस आओगे तभी मैं यहाँ पे जियांग से शादी करूंगी। इस पे लिंक्यू जाते हुए ये कहता है उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा भी चांस हो, लेकिन हम लोग सही सलामत वापस आ जाएं। और ये जाते हुए कहता है कि हीरो बनना अकेलापन दिखा सकता है, लेकिन मुझे जुआन जी के साथ रहना है। तो ये आगे से टच हुए बातें हुए कहते हैं कि तुम सभी लोग हीरो बनना चाहते हो, जियांग भी गायब हो गया है और मुझे पीछे अकेला छोड़ के जा रहे हो। क्या मैं ये सब कुछ
कुछ अकेले कर भी पाऊंगी। इसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं और इसको इसका वेपन मिल गया था और ये 7th टायर की डिवाइन वेपन थी और फ्यूचर में ये अपने लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा लेगी जब यहाँ पे डाउसिल अनलॉक होगी। लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जियांग की बॉडी के ऊपर एक सिंबल बन के आता है जो कि ठंडा ठंडा फील हो रहा था। छाती में नवरत्न लगा लिया क्या बे? है नोटिफिकेशन इसको बताता है कि इंपीरियल वेपन तुम्हारी बॉडी के साथ में यहाँ पे मर्ज हो चुका है जो कि नॉरिशमेंट का काम करेगा और जब इसका नॉरिशमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ पे मैन एंड वेपन यानी कि जियांग और उसका इंपीरियल सॉर्ड दोनों ही यहाँ पे एक हो जाएंगे। बेसिकली दो जिस्म एक जान। तो जियांग आगे से कहता है कि ये तो काफी बढ़िया बात है। इस टाइगर सोल ने ना ही मुझे अपना मास्टर बना बल्कि मुझे ये इतना पसंद करती है कि ये मेरे साथ जुड़ना भी चाहती है। अब इसके अंदर से भी लड़की बाहर न निकल आए। खैर जो एम्परर था वो उससे कहता है कि नेचुरली तुम्हारी बॉडी के अंदर ज्यूली डिविनिटी है हमारे क्लैन की, इसलिए टाइगर सोल सॉर्ड तुमसे कुछ ज्यादा ही लगाव रखती है। इसके बाद वो उसे दोबारा याद दिलाता है कि साले सॉर्ड कोई धड़िया बेचने वाले नहीं, इसे पत्ते ना काटना। तो जैसे यहाँ पे कई सारे लोगों को निपटाना है क्योंकि इसने यहाँ पे गॉड्स और कई सारे लोगों को डिस्ट्रॉय किया है, तो फिर इसके रेपुटेशन को बिल्कुल भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय ना होने देना। इसके बाद वो इसके लिए यहाँ पे पोर्टल खोल देता है ये कहते हुए कि तुम्हारी जो जर्नी थी वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है, जो भी तुम्हें चाहिए था वो सब कुछ मिल चुका है, अब निकल जाओ यहाँ से। और वो साथ में ये भी बता देता है कि बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, जिसे जियांग को समझ में आ जाता है कि बाहर यहाँ पे जो इवेंट होने वाला था वो शुरू हो चुका है, बेसिकली ग्रेट वॉर। हालांकि जियांग को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसको ये लग रहा था कि ये सिर्फ यहाँ पे 2 दिनों के लिए ही रुका हुआ है, साले टाइम यहाँ का अलग चल रहा है। इसके बाद हम लोग बाहर कमांडर जी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान थे। बेसिकली जियांग के साथ जो लड़की गई हुई थी वो इनकी डॉटर है और ये उसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, कुछ ज्यादा ही। तो ये काफी ज्यादा घबराए हुए थे जियांग और साथ ही में अपने डॉटर दोनों के लिए, इसलिए इस जगह से हिल तक नहीं रहे थे। ये बाकी लोग कह रहे थे कि हमने ये पूरी जगह छान डाली है, हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है, हमें घर वापस चलना चाहिए, आपकी तबियत खराब हो जाएगी। इसके बाद सामने से लाइट खुलती है और वहां से जियांग और साथ में हान युए बाहर निकलती है। सॉरी, इस लड़की का नाम हुआन युए है, मैं इसको टियान युए बोल रहा था। टियान युए उस जगह का नाम है जहाँ से जियांग बाहर निकला है, इतना तो झेलना पड़ेगा। कर कमांडर जी पास में आते हैं और वो जियांग चंद से पूछते हैं कि ये ठीक तो है। तो जियांग आगे से बताता है ये पूरी तरीके से ठीक है, बस इसको जो फॉर्चून मिला है उसे एब्जॉर्व करने के लिए अपनी एनर्जी ज्यादा यूज कर ली है, तो ये कुछ टाइम के लिए ऐसे ही सोई रहेगी। इसके बाद कमांडर जी से जियांग को सारी बातें पता चलती हैं कि वो यहाँ पे आधे महीने से अंदर था। उसको ये लग रहा था कि वो सिर्फ 2 दिनों से अंदर है। उन्हें भी समझ में आ जाता है कि अंदर का टाइम बाहर से बिल्कुल अलग चल रहा था और साथ ही में यहाँ पे वॉर भी शुरू हो चुकी है। कई सारे लोग यहाँ पे अंडरग्राउंड केव के अंदर जा चुके हैं। अब जियांग को भी वहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसके बाद जियांग हुआन युए को सौंपता है और आगे से यहाँ पे सिस्टर 18 से पूछता है कि यहाँ पे कोई पोर्टल है जो कि डायरेक्ट मुझे अंडरग्राउंड केव के अंदर टेलीपोर्ट कर सके। तो वो बता तो रही थी कि है तो, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जुबान आ जाती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बर्फ गिरने लगती है, लेकिन ये बर्फ सफेद नहीं थी, ये खून की बर्फ थी जो कि गिर रही थी। आई मीन कितना कूल होगा ना कि खून की बर्फ गिर रही है। इसके बाद हम लोग लिंक्यू को देखते हैं जो कि जुआनजी के पास में आ जाता है और जुआनजी उसको देख के कहता है कि मेरी बात नहीं मानोगे, अगर तुम यहाँ पे हो तो फिर हेडक्वार्टर्स के बारे में क्या। तो लिंक्यू आगे से बताता है कि वो यहाँ पे कई सारे ओरिजिन फ्रूट्स को बाहर ही छोड़ आया है, अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो वो उनको खा लेगा। रही बात हेडक्वार्टर्स की तो फिर वहाँ पे जुआन युए है, वो सब कुछ हैंडल कर लेगी जब जियांग वापस आएगा। साथ ही में मैं अपने साथ यहाँ पे सारे डेथ सोल्जर्स लेके आया हूँ हर एक फैमिली से, इसलिए अगर तुम इन्हें वेलकम नहीं करोगे तो फिर ये मरना ही डिजर्व करेंगे। इसके लिए सभी खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए आए हुए हैं, ये बाहर नहीं जाएंगे बिना लड़े। जुआन से इन लोगों को वेलकम कर लेता है और इनसे कहता है कि इनको आर्मी के अंदर डाल दो और इन सभी को कमांड पे लगा दो। इसके बाद वो यहाँ पे लिंक्यू से कहता है कि तुम मेरे साथ आना, जब यहाँ पे डाउसिल ओपन होगी तो फिर हमें उसके लिए यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जो कि यानसेंग पैसेज का रास्ता होगा। इसके बाद हम लोगों को वो यानसेंग पैसेज दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे बोजुन सिटी से कम और ये वाला पैसेज यानी कि रास्ता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है जो कि ग्रेट वॉर के दौरान में हुई थी। इसके बाद जुआन से उन लोगों से पूछता है कि तुम में से किसी को पता है कि इस जगह को यानसेंग पैसेज क्यों बोला जाता है। तो फिर हम लोग बूढ़ों को देखते हैं जो कि जियांग के मास्टर हैं और वो बताते हैं कि एक बार डुआन ने बताया था कि इसे यानसेंग पैसेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वो पहली जगह थी जिसके ऊपर ह्यूमन सेवरन ने कब्जा किया था, बेसिकली इसको जीता था अंडरग्राउंड केव के अंदर, और तब से इस जगह का नाम यानसेंग पैसेज बोला जा रहा है। और ये सबूत है कि कैसे वो लोग यहाँ पे जीते थे। जुआन उन लोगों से बताता है कि ये जगह उन लोगों के फर्स्ट बैटल की जगह है जब 4 साल पहले यहाँ पे डाजिया ऑफिशियली अंडरग्राउंड केव्स के अंदर एंटर हुई थी। उस टाइम पे इस जगह को यहाँ पे प्रिमिटिव गॉड रेस और साथ ही में और भी कई सारी छोटी छोटी रेसेस गार्ड कर रही थी, लेकिन उस बैटल के दौरान में डाजिया ने पूरी तरीके से यहाँ पे अपोजिंग साइड को वाइप आउट कर दिया था और तब से ही डाजिया ने इस अंडरग्राउंड केव के अंदर अपना कदम रखा था। इसके बाद जुआन से एक तरफ इशारा करते हुए बताता है कि वो जगह ब्लैक माउंटेन रेंज है जो कि यहाँ से काफी मील दूर है और उस जगह को लैंड ऑफ डेथ बोला जाता है। अगर कोई डिवाइन किंग रियलम का बंदा भी उस जगह पे कदम रखे बिना किसी तैयारी की तो वो एक झटके के अंदर ही मारा जाएगा और उसे दफनाने तक का समय नहीं मिलेगा। उन लोगों का सबसे पहला डिफेंस यहाँ पे यानसेंग पैसेज ही होने वाला है क्योंकि वो लोग उसी के जरिए पोजुन सिटी के अंदर पहुंच पाएंगे। और अगर मारिया रेसेस यहाँ पे पोजुन सिटी के ऊपर हमला करना चाहती हैं तो फिर यानसेंग तो पैसेज है ही, लेकिन वो लोग एक दूसरा रास्ता भी यहाँ पे अपना सकती हैं जो कि फॉलन डीमन अबायस है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, नहीं तो ये तुम्हारी बुद्धि के ऊपर से जाएगा। इस जगह को फॉलन डीमन अबायस
इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत सालों पहले यहाँ पे एक पावरफुल डीमन रेस का बंदा मारा गया था, करीब 10,000 साल पहले। 400 सालों तक इस जगह का नाम यहाँ पे लैंड ऑफ डेथ था, क्योंकि यहाँ पे कई सारे माइरिया रेसेस जीनियस मारे जाते थे। हेमिलिडो के रूल के हिसाब से यहाँ पे जो भी रेस का कोई पावरफुल बंदा है, यानी कि कोई भी स्ट्रॉन्ग बंदा है, वो इस अबायस के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जैसे कि जुमानजी हो गया, जैसे माइरिया रेस के कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हो गए, वो सभी इस जगह से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जियांग का जो बड़ा भैया था, उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें याद हो, ये जियांग का सीनियर ब्रदर है, यानी कि उसके मास्टर का सबसे बीच वाला डिसाइपल। और ये जुआनजी से कहता है अगर उस जगह पे लड़ाई धड़ाई होती है तो फिर इससे हमारे लोगों का क्या लेना देना, क्या वहां पे भी किसी टाइप का बैटल होता है तो वो कुछ ज्यादा ही चाइल्डिश नहीं होगा जब यहाँ पे बेफालतू में लोग मारे ही जाते हैं। तो जुआनजी उन लोगों को बताता है कि वो कोई बचकाना खेल नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिटी है जो कि हेमिलिडो ने यहाँ पे यंगस्टर्स के लिए दी है, जो यहाँ पे यंग फोर्सेस है, यंग जीनियस है, उनके लिए, हर एक रेस के लिए। यानी कि कोई भी रेस का बंदा अगर उस जगह पे जीतता है तो उसको यहाँ पे फॉलन डीमन अबायस का पूरा कंट्रोल मिल जाएगा, जो कि एक टेलीपोर्टेशन चैनल है, वो भी 1 साल के लिए, समझे। इसीलिए अगर माइरिया रेसेस का कोई भी जीनियस वहां पे जीत जाता है और अगर उनको यहाँ पे फॉलन डीमन अबायस का एक्सेस मिल जाता है तो वो लोग टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए इनकी जो डिफेंस लाइन होगी, जो कि यहाँ पे यांग्स एंड पासेस से होके आने वाली है, उसको इग्नोर करके डायरेक्ट पोजन सिटी के अंदर चले जाएंगे। इससे वो सभी लोग काफी ज्यादा यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही रिस्की था, क्योंकि माइरिया रेसेस के अंदर यहाँ पे कई सारे जीनियसेस हैं जिनके पास यहाँ पे डीप हेरिटेज है, बेसिकली कुछ ज्यादा ही अंधा पैसा है। चांदी का चम्मच नहीं, सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए थे, प्लेटिनम का मान लो तुम। वहाँ पे कोई भी कमी नहीं होगी डिवाइन सन, डिवाइन डॉटर्स, होली सन और होली लेडीज की। इसलिए लिंक्यू आगे से कहता है कि हम लोगों को यहाँ पे रिट्रीट कर लेना चाहिए ना, और डायरेक्ट पोजन सिटी को डिफेंड करना चाहिए, जब वो लोग यहाँ पे फॉलन डीमन अबायस का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट सिटी के अंदर आ सकते हैं। तो जुआनजी आगे से बताते हैं कि पोजन सिटी यहाँ पे लास्ट डिफेंस लाइन है पूरे डाजिया के लिए, और इसमें कोई भी गलती नहीं है। वो लोग सबसे पहले यहाँ पे यांगसंग पासेज के दौरान में फाइट करेंगे, इसके बाद डीमन फॉलन अबायस के साथ में फाइट करेंगे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे कई सारे बफर जोन है, जिसके चलते वो लोग यहाँ पे पोजन सिटी के अंदर पहुंच सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर ये लोग पूरी तरीके से हार जाते हैं और मारे जाते हैं तो फिर माइरिया रेसेस यहाँ पे डायरेक्टली पोजन सिटी के अंदर एंटर हो जाएगी, और तब यहाँ पे वो लोग अपना फाइनल ब्लो इस्तेमाल करेंगे। इन लोगों की फाइट के दौरान में वो लोग पहले यहाँ पे अधमरे हो जाएंगे, जिसके बाद जो बचे कुचे होंगे वो सिटी के अंदर एंटर होंगे, और पोजन सिटी उन लोगों के लिए यहाँ पे एक डिफेंस लाइन की तरीके काम करेगी, जो कि उन्हें यहाँ पे रोके रखेगी कुछ टाइम के लिए। बेसिकली उन्हें क्रॉस करना पड़ेगा ना, तभी तो लोग डाजिया के अंदर जा पाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो एल्डर फैंग होंगे वो पूरी की पूरी पोजन सिटी को यहाँ पे डिटोनेट कर देंगे। बेसिकली जो पोजन सिटी है वो अपने आप में एक एशियन इंपीरियल वेपन है, जब वो एक बार डिटोनेट होगी तो फिर उसके अंदर से इतनी ज्यादा लाजवाब पावर बाहर निकलेगी कि जो माइरिया रेसेस के जो पावरफुल लोग होंगे उन सभी को एक बार के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ मछलियां बच जाती हैं और भाग निकलती हैं तो फिर उनको यहाँ पे हुआन यूए हैंडल कर लेगी। उसके पास भी तो स्ट्रेंथ है, तुम लोग प्लान देख रहे हो तुम कितना बढ़िया है, 4 डिफेंस लाइनों, चारों की चारों ही तगड़ी। यहाँ तक कि लिंक्यू भी इस पूरे प्लान की तारीफ करता है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉलन डीमन अबायस वाले बैटल पे आ जाते हैं। अब उसको यहाँ पे सिर्फ यंग जनरेशन ही ज्वाइन करेगी, उसको यहाँ पे लेवल 6 तक लिमिटेड कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे फॉलन डीमन अबायस बैटल को यंग जनरेशन लीड करेगी, और वो वुसुआंग को यहाँ पे डेप्यूटी बनाता है, और उन दोनों से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग जीतोगे या नहीं जीतोगे, लेकिन जीतने की पूरी कोशिश करना। अगर हम लोगों को एक्सेस मिल जाता है तो फिर काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा हम लोगों के लिए। बेसिकली वो लोग अबायस का पूरा यहाँ पे एक्सेस बंद कर देंगे, जिसके बाद जो बचे हुए लोग हैं वो सभी वापस आके यहाँ पे यांगसंग बैटल को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक्यू उन लोगों से कहता है कि बैटल को ज्यादा ही डेंजरस होगा, लेकिन इसके बावजूद जीतने की उम्मीद है। पास्ट में मैं और जुआनजी जब उस बैटल को ज्वाइन किए थे तो फिर हम लोगों ने कई सारे यहाँ पे डिवाइन सन और डॉक्टर्स को मारा था, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम लोग हमसे तो स्ट्रांग होगे ही होगे, तो फिर बेफिक्र होके जाओ। इस पे वो दोनों आगे से कहते हैं कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो लोग मिशन को फेल ना करें। इसके बाद हम लोग जुआनजी को देखते हैं, जो कि यहाँ पे एक और बैटलफील्ड को रेडी करना चाहता था, जो कि 3rd बैटलफील्ड होगा। अब ये वाला बैटलफील्ड यहाँ पे एनिमी के पीछे वाले से होगा। बेसिकली यहाँ पे बिस्किट के तरीके एनिमी को चारों तरफ से घेर के मारो, आगे और पीछे दोनों तरफ से। जिसके लिए जुआनजी के पास में एक एशियन तलिस्मा है, जो कि डायरेक्ट कुछ लोगों को यहाँ पे ब्लैक डीमन माउंटेन के पीछे टेलीपोर्ट कर देगा, जो कि एनिमी की बेस लाइन के एकदम पीछे होगा। और ये वाली स्क्वाड यहाँ पे गोरिल्ला स्क्वाड के तरीके काम करेगी और एनिमी की बेस लाइन के पीछे यहाँ पे कियोस क्रिएट करेगी, जिससे यहाँ पे एनिमी की जो बैटल कॉम्बैट रिदम होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी और वो लोग सही से फोकस नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये तलिस्मा सिर्फ एक तरफा काम करता है, बेसिकली 1 वे टिकट है, वापस आने का कोई चांस नहीं, इसलिए ट्रिप मौत तक निश्चित हो सकती है। इसलिए ये वाला जो बैटलफील्ड होगा वो यहाँ पे पूरी तरीके से वर्थ इट हो सकता है या फिर कंप्लीटली मीनिंगलेस। अगर ये लोग कियोस बना पाते हैं और उनको परेशान कर पाते हैं तो वर्थ इट है, लेकिन अगर उल्टा ये लोग मारे जाते हैं तो कंप्लीटली मीनिंगलेस है। हम लोग बूढ़ों को देखते हैं जो कि आगे से हंसते हुए कहते हैं कि ऐसी ही चीजें तो मुझे पसंद है करना। इस पे सभी लोग उससे कहते हैं अगर जियांग यहाँ पे होता तो वो ये सुन के पक्का खुश हो जाता कि उसका मास्टर यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इतना बहादुर भी। हम लोग जियांग के सीनियर ब्रदर को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि मुझे भी इसके अंदर गिन लो, अगर उसको पता चला कि मैंने तुम्हें अकेले जाने दिया मास्टर तो फिर वो मुझे गिरा गिरा के मारेगा। हम लोग इसको भी देखते हैं, मुझे इसका नाम नहीं याद लेकिन मैं इसको जानता जरूर हूँ, ये भी इन लोगों के साथ जाने को रेडी था। जुआनजी उन लोगों से कहता है कि जब तक तुम जिसे
जैसे लोग डाजिया के अंदर हैं, हम लोग कभी हार ही नहीं सकते। इसके बाद हम लोग जुआनजी को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपने सभी लोगों को लेके बैटलफील्ड के दौरान में आ जाता है और वो उन सभी का मोरल बढ़ाते हुए कहता है अगर माय डियर रेसेस यांगजन से पार निकलना चाहती हैं तो फिर उन्हें यहाँ पे इनकी लाशों के ऊपर से होके गुजरना पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग माय डियर रेसेस को देखते हैं, ये सभी लोग भी यहाँ पे आ गए थे और बताता है कि हेमिलेडा ओपन होने वाला है। डीमन क्लैन के अंदर इलाइट रेस होने के नाते मैं तुम सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, इस बैटल के दौरान में कोई जीतता है या कोई हारता है घंटा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ लूट होगा, बेसिकली यहाँ पे जो लूट मचाएंगे डाजिया के अंदर जाके, वो सिर्फ यहाँ पे मेरिट के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है उस हिसाब से उनको लूट मिलेगी। वो उनको ये भी बताता है कि इस जॉइंट बैटल के दौरान में पूरे 500 यहाँ पे 10th लेवल के सोल्जर हैं जो कि यहाँ पे वैनगार्ड की तरीके काम करेंगे और वो लगातार आगे की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे। और जो भी लोग यहाँ पे 10th लेवल के नीचे हैं वो सभी यहाँ पे सिर्फ क्लीनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, बेसिकली यहाँ पे जो लो लेवल के होंगे उनको निपटाने के लिए। इसके बाद जो यहाँ पे डिवाइन किंग रियलम पे है, जो यहाँ पे पावर हाउस है, जो कि हर एक क्लैन से सिलेक्ट किए गए हैं, वो कोई भी एक्शन नहीं लेंगे जब तक जरूरी नहीं रहता। वो सब अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे बचा के रख रहे हैं जब यहाँ पे जियांग चन आएगा उसको निपटाने के लिए। इसके बाद जो हेमिलेडा ओसील थी, अब वो यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो जाती है। तो फिर हम लोग यहाँ पे डीमन किंग को देखते हैं जो कि ऑर्डर देता है फाइट करने के लिए। और क्या ही ऑरा है इस वॉर का। हम लोग जुआनजे को देखते हैं जो कि अपने पास से कई सारे डिवाइन फ्रूट्स को बाहर निकालता है और उन सभी को अपने सोल्जर्स को खिला देता है, जिससे ये सभी यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर जाते हैं डायरेक्ट 10th लेवल पे। जिसके बाद जुआनजी आगे से मार्शल गॉड फुल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी ताकत को रिलीज करता है और साथ ही में मार्शल डोमेन का भी इस्तेमाल करता है, जिससे जुआनजी अपनी मार्शल गॉड फॉर्म के अंदर आ जाता है और ये सभी लोग हमला करने को आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद जुआनजी एक डीमन के ऊपर यहाँ पे हमला करता है और उसको 20 से चीर देता है, जिसे देख के बाकी लोग हैरान हुए थे। वो सभी आगे से कहते हैं कि वो 10th लेवल का बंदा था, वो भी मेरा, जिसको मैंने खास चुना था। जुआनजी ने उसको एक सिंगल स्ट्राइक के अंदर 20 से 2 हिस्सों में काट डाला। ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया? इस पे डीमन गॉड उससे यही कहता है कि मेरे नजरिए से तो तुम्हारा मॉन्स्टर क्लैन ही यहाँ पे वीक है। जिसके बाद वो अपनी डीमन रेस से कहता है खड़े क्या हो भी, जाओ जाके हमला करो और जुआनजी को पहले निपटाना। तो ये बेचारा बलि का बकरा आगे बढ़ता है जुआनजी के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन जुआनजी इसके ऊपर 2 ही 3 स्ट्राइक मारता है और इसकी भी फील्डिंग सेट कर देता है। जिसको देख के जो मॉन्स्टर क्लैन वाले थे वो सब यहाँ पे डीमन क्लैन वालों से कहते हैं कि डीमन लॉर्ड टूलिंग, तो इसका नाम टूलिंग है, आपको क्या लगता है कि आपकी डीमन रेस भी इतनी ही वीक है? तो डीमन लॉर्ड टूलिंग आगे से कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, अगर वो भले यहाँ पे 10th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर गया हो, लेकिन अभी उसे यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए था जब तक वो अपनी डिवाइन सोल को यहाँ पे जलाना रहा हो खुद की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। यानी कि कुछ देर के अंदर यहाँ पे जुआनजी पूरी तरीके से यहाँ पे कमजोर हो जाएगा जब वो अपनी डिवाइन सोल को यहाँ पे जलाना बंद करेगा पावर के बदले में। लेकिन ऐसा करके वो यहाँ पे डीमन रेस का जो मोरल है उसको यहाँ पे पक्का डिस्ट्रॉय कर देगा और ये चीज डीमन लॉर्ड ट्यूलिंग होने नहीं देना चाहता, इसलिए वो अपनी डीमन आर्मी से कहता है जाओ जाके हमला करो। जुआन से ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। जिसके बाद हम लोग फ्यूचर वाले जियांग और साओ को देखते हैं। ये भी लोग यहाँ पे टाइम ट्रेवल करके अभी वाले बैटलफील्ड में आना चाहते थे ताकि वो लोग जुआनजी और बाकी लोगों की जान बचा सके। इसके बाद बच्चे कुछ डीमन यहाँ पे जुआनजी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन जुआनजी इतने समय पता नहीं कौन सी फॉर्म के अंदर था, ये भाई पीछे नहीं हट रहा था, ये सभी को रिले जा रहा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो फेथ की पावर थी वो भी यहाँ पे सोल्जर से बाहर निकलती है और वो यहाँ पे जुआनजी की साइड में आ जाती है। ये जो लाल लाल ड्रैगन दिखाई दे रहा है यही फेथ की पावर है, आसान शब्दों में यही बोल सकता हूँ मैं। इसके बाद जुआनजी नीचे वालों को रेल रहा था और ऊपर ये फेथ की पावर ऊपर वालों को रेल रही थी। जुआनजी बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रहा, वो सामने वालों को काटे जा रहा है। इसको देख के यहाँ पे लिंगो के बगल में जो बंदा खड़ा था वो सभी आगे से कहता अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर यहाँ पे जुआनजी बच नहीं पाएगा अगर वो अपनी डिवाइन सोल को ऐसे ही जलाता रहा तो। इसलिए वो कहता है कि हमें यहाँ पे चल के फाइट करनी चाहिए, लेकिन लिंग उसे मना कर देता है ये कहते हुए कि जुआनजी ने इनको ऑर्डर दिया है कि इन लोगों का काम यही है कि ये लोग इस सिटी को डिफेंड करेंगे। जुआनजी के मरने के बाद में ये लोग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे बाकी सभी लोगों को रोकने के लिए, इससे पहले कि मायरा ड्रेसेस इन लोगों के घर के अंदर घुस आए। अगर ये लोग छोटी सी भी गलती करते हैं तो फिर यहाँ पे इसकी कीमत पूरी सिटी को ही चुकानी पड़ेगी। मुझे यकीन है कि जुआनजी ने फैसला कर लिया है कि वो कई सारे लोगों को अपने साथ लेके ही डूबेगा और मुझे यकीन है कि वो ऐसा करेगा। इसके बाद हम लोग जुआनजी को देखते हैं जिसने शायद से जितने भी वैनगार्ड थे उन सभी को निपटा दिया था। अब बचे हुए यहाँ पे सिर्फ एलाइट थे और यहाँ पे जो क्लीन अप के लिए थे वो रिस्पॉन्सिबल थे, यानी कि 6th लेवल से कम। जिस पे ये डीमन क्लैन वाले ये कह रहे थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई। जिसपे जो मॉन्स्टर क्लैन वाला था वो यहाँ पे ट्यूलिंग से कहता है कि तुम्हारी इतनी फट रही है कि तुम उससे फाइट बैक भी नहीं करना चाहते। ये आगे से कहता है कि वो सारे यहाँ पे ऑफ गार्ड थे इसलिए सब मारे गए, मेरे क्लैन वाले कमजोर नहीं है। जिसपे ट्यूलिंग उसे कहता है कि तुम काहे बोल रहे हो भाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को लेक्चर देने की, इस तरीके से अटैक वटैक करने रहे चुपचाप बैठे हुए हैं, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ तुम जानबूझ के कर रहे हो और मुझे पता नहीं इस बारे में। वहीं पे हम लोग जुआनजी को देखते हैं जो कि अब इनके यहाँ पे आर्मी के पीछे पड़ गया था, वो उनको रिले जा रहा था और ये दोनों ऊपर आपस में लड़े जा रहे हैं। ये कहते हुए तू साले लड़ना, तू साले लड़, मुझे क्यों बोल रहा है, तू लड़ना। उतने में ये टकलू बीच में आता है और उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों आपस में लड़ने की जगह पे तुम लोग कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं बाहर निकालते, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर जुआनजी इकट्ठा हम लोगों की पूरी आर्मी खत्म कर देगा। जिसपे टेलिंग उसे कहता है टकले भाग जाने तो बल्ला मार के तेरा कपार फोड़ दूंगा मैं, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तू साले यहाँ पे किस उम्मीद से आया हुआ है, अपने लोगों
को आगे नहीं भेज रहा, हम लोगों को यहाँ पे बलि का बकरा बना के आगे भेज रहा है ताकि बाद में जो लूट हो उसका फायदा तो उठा सके। इस पे टकलू यहाँ पे ट्यूलिंग से कहता है कि यार देखो तो वो जगह कितनी पतली है, हम लोग इकट्ठे अटैक थोड़ी नहीं कर सकते, एक एक करके ही तो अटैक करेंगे। जिस पे ट्यूलिंग आगे से कहता है बेटा तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। इसके बाद ट्यूलिंग आगे से अपने एंसेस्टर को यहाँ पे इन्वाइट करता है जो कि डिवाइन किंग रियलम्बे था, परमोडियल डीमन किंग का एंसेस्टर। तो फिर हम इसके एंसेस्टर को देखते हैं जिसकी सिर्फ एक आंख ही बाहर आती है, लेकिन इसका ऑरा कुछ ज्यादा ही हाई था। इसके आते हैं यहाँ पे जुमानजे की जो मूवमेंट थी वो पूरी तरीके से यहाँ पे अनस्टेबल हो गई थी। अब वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, प्रेशर की वजह से वो घुटनों पे आ रहा था। हालांकि जुमानजे बिल्कुल भी नहीं था और उससे कहता है डीमन क्लैन का परमोडियल एंसेस्टर आखिरकार अपने बिल से बाहर आ ही गया, अब आ ही गए हो तो फिर तुम्हें अच्छा सो दिखाता हूँ। जिसके बाद आगे से क्लीन को बाहर निकालता और उससे कहता है कि इसकी ऑरा को तोड़ दो। तो फिर हम लोग क्लीन को देखते हैं जो कि बाहर निकलता और उस एंसेस्टर के सामने जाके उससे कहता है साले आरामखोर, कितनी बार बोला है तुझसे कि डाजिया को सिर्फ मैं ही बुली कर सकता हूँ और कोई नहीं। जिसके बाद ये अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक रॉर का इस्तेमाल करता है जो कि डिमोनिकी के खिलाफ में प्रोटेक्शन के तरीके काम करता है, जिसे वो यहाँ पे एंसेस्टर का जो ऑरा था उसको पूरी तरीके से नलीफाई कर देता है। जिससे जुबान दोबारा यहाँ पे आजाद हो जाता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था अब, तो वो डायरेक्ट इन तीनों के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ता है। तो इन तीनों की फट जाती है। ट्यूलिंग जुबान से भिड़ता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है और पीछे से ये दोनों कट लेते हैं। ये कहते हुए निकल लो इससे पहले कि हरामखोर हमें भी लपेट ले। वहीं पे ट्यूलिंग उन दोनों से कहता है हरामखोरो भाग क्यों रहे हो, तुम्हें क्या लगता है ऐसे छुप जाओगे तो बच जाओगे क्या, मेरे बाद अगला नंबर तुम्हारा ही है। जिसपे मोस्टर क्लैन का लीडर आगे से कहता है कि उसने जो बोला है उसकी बात गलत नहीं है, अगर हम लोग एक साथ नहीं आए तो फिर एक एक करके मारे जाएंगे। जिसपे टकलू आगे से कहता है ठीक है तो फिर एक साथ जुआनजे के ऊपर हमला करो। तो वो सभी लोग एक साथ जुआनजे के ऊपर हमला करने को तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। जुआंगजी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उन लोगों से कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी। इसके बाद जुआनजी आगे से लाइफ कंफ्यूजन का इस्तेमाल करता है, पता नहीं इसका क्या मतलब होता है, लेकिन हम लोग जुआनजी की बॉडी को पूरी तरीके से यहाँ पे मिटता हुआ देख पाते हैं। उसकी जो खाल थी वो पूरी तरीके से गायब होने लगती है और उसकी हड्डियां दिखाई देने लगती हैं। इसको देख के तो ट्यूलिंग भी आगे से कहता है कि तुम पगला चुके हो क्या। इसके बाद ये चीखते हुए अपने एंसेस्टर को बुलाने लगता है। ये कहते हुए एंसेस्टर जल्दी नीचे आइए, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन जब तक एंसेस्टर नीचे आ पाता उससे पहले ही जुआनजी ने यहाँ पे ट्यूलिंग का खेल खत्म कर दिया था। वो उसकी बॉडी को 20 से 2 हिस्सों में फाड़ के रख देता है, जिससे एंसेस्टर की बहुत जोरों से जली और वो जुआनजी के ऊपर हमला करने को बढ़ी रहा था। उससे पहले ही क्लीन उसे कहता है हरामखोर, तेरा अपोनेंट मैं हूँ, मुझसे पहले जीत, जिसके बाद नीचे जाना। इसके बाद हम लोग टकलू को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि जुआनजी की बॉडी पूरी तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बस उसकी यहाँ पे सोली बची हुई है। एक साथ हमला करो, हम उसे सक्सेसफुली मार सकते हैं। लेकिन उससे पहले जुआनजी नहले पे दहला मार देता है अपनी डिवाइन सोल को यहाँ पे सेल्फ डिटोनेट करके। जिसके बाद उसकी सोल जैसे यहाँ पे डिटोनेट होती है तो फिर एक तगड़ी एनर्जी फ्लक्चुएशन वहां से रिलीज होती है। ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि टकलू और मोस्टर क्लैन का जो हेड था वो दोनों हिस्से टकराते हैं और एकदम पीछे जाके गिरते हैं। इसके बाद जुआनजी यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगता है और डाजिया के नारे लगाने लगता है। साथ ही में वो यहाँ पे लिंक्यू से कहता है कि अब मेरे बाद तुम्हारा नंबर है, तुम्हें यहाँ पे सभी लोगों को आगे लेके जाना है। जिसपे लिंक्यू को भी बुरा लग रहा था और ये टस हुए बहाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद हम लोग फ्यूचर वाले जियांग और साओ को देखते हैं। ये लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन किस्मत से जुआनजी की जो डिवाइन सोल है वो पूरी तरीके से अभी तक गायब नहीं हुई है, उसका अभी भी यहाँ पे कुछ अंश बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग जियांग वाली साइड पे आ जाते हैं जहाँ पे जुआन जियांग को बताती है कि जुआनजी मर चुका है। साथ ही में जुआन अपने साथ कुछ लेके आए थे क्योंकि यहाँ पे जुआनजी को पहले ही पता था कि ये दिन जरूर आएगा, और वो आइटम जियांग को देते हुए कहती है कि जुआनजी ने मुझसे बोला था कि ये आइटम तुम्हें दे दिए जाए उसके जाने के बाद में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जुआनजी की सोल का फ्रेगमेंट देखते हैं जो कि यहाँ पे जियांग के पास में आता है और उसको बताता है कि देखो भाई, ये गॉड स्लोइंग टोकन है जिसके अंदर यहाँ पे 6 लाख स्ट्रॉन्ग गॉड स्लेइंग आर्मी के जितने भी सोल्जर हैं वो सब तुम्हारे नीचे काम करेंगे, और ये हमारे डाजिया के स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन में से एक है। अब मैं इसको यहाँ पे तुम्हारे भरोसे दे के जा रहा हूँ। रही बात इस पाउच की, तो फिर इस मिस्टीरियस पर्सन ने मुझे दिया था और बोला था कि यहाँ पे इसका इस्तेमाल तभी किया जाए जब यहाँ पे जिंदगी और मौत की बात आ जाए। अब मेरे जाने का समय हो रहा है तो फिर पूरे डाजिया की जिम्मेदारी, इतना बड़ा बोझ तुम्हारे छोटे से कंधों पे डालने के लिए मुझे माफ करना। मेरी जिंदगी पछतावों से भरी रही है, लेकिन मैं खुश भी हूँ कि मुझे यहाँ पे तुम जैसा एक एग्जिस्टेंस देखने को मौका मिला, और मुझे पूरी तरीके से सुकून है कि ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा। इसके बाद जुआन यहाँ से चला जाता है और जियांग के लिए ये सैड मोमेंट था। हालांकि जुआन उसको संभालते हुए कहती है कि जो चला गया वो चला गया, हमें जिंदा लोगों के लिए अब जीना पड़ेगा और सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। जिसके बाद ये खड़ा होता है और बड़े उससे यहाँ पे कहता है, आई एम जियांग चेन, ह्यूमन सॉवरेन ऑफ डाजिया। अब से मैं आगे बढ़ूंगा और फ्यूचर में सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगा, जुआनजी का बदला लूंगा, वगैरह वगैरह। इसके बाद वो 18 को उसके नाम से बुलाता और उसे कहता है कि मुझे अंडरग्राउंड केव लेके चलो, और 18 भी पहली बार उसका सीरियस होके यहाँ पे कहना मानती है और तुरंत दरवाजा खोल देती है अंडरग्राउंड केव का। इसके बाद जियांग चल देता है भाई बदला लेने के लिए, और जब यहाँ पे जुआनजी जियांग को अपनी आखिरी किस्से सुना रहा था तब हम लोग इस जगह पे आ जाते हैं। वह पे जो एंसेस्टर था वो यहाँ पे क्लीन से कहता है कि तुम्हारे सोल्जर्स का जो फॉर्चून है वो तो अब मारा गया, अब तुम लोग क्या ही करोगे, हमारी रेसेस अब तुम्हें यहाँ पे कुचल के रख देंगी। जिसपे क्लीन उससे कहता है, बुढ़े तू पहले अपने बारे में सोच
सोच, बाहर तो निकल, मुझसे लड़ तो सही, कब तक वहां से मुझे घूरता रहेगा, जल्दी से बाहर निकल, फाइट कर भाई, मुझे पता है तेरी गंदी निगाहें मेरे ऊपर। इसके बाद हम लोग मॉन्स्टर रेस के हेड को देखते हैं जो कि अपने लोगों को आगे भेजता है। इसी तरीके से अबाइसल रेस, निदर रेस, ड्रैगन रेस, 5 एलिमेंट रेस और साथ ही में ईज एंड इमॉर्टल रेस, ये भी लोग अपने चेले को आगे भेजते हैं यहाँ पे हमला करने को। लेकिन हम लोग जुआनजी की आर्मी के एक सोल्जर को देखते हैं और ये आगे से अपना नाम बताता है और क्या ही करो जान के जब शकल ही नहीं दिखाई गई। ये भी जुआनजी के तरीके अलग ही तरीके से बने थे, ये खुद को यहाँ पे सेक्रीफाइस करने को रेडी थे लेकिन किसी भी डीमन को आगे जाने देना नहीं चाहते थे। इसी तरीके से एक बंदा यहाँ पे 4-5 लोगों को लपेट देता है, जिसके बाद इसी तरीके से और भी कई सारे सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं और वो भी यहाँ पे अपने हिस्से के लोगों को लपेटते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये कहते हुए कि भाई ने 2 मारे हैं, मैं तो 3 मार के ही मरूंगा। और इसी तरीके से वो लोग अपने नंबर को बढ़ाते जाते हैं और पता नहीं कितने लोगों को निपटा देते हैं। मॉन्स्टर रेस, अबाइसल रेस, निदर रेस के जितने भी लोग थे वो यहाँ पे 20, 30, 40 पता नहीं कितने इलाइट्स यहाँ पे खोते जा रहे थे। वो एक लोग इस टकलू को देखते हैं, आगे से कहता है तुम लोग निराश ना हो, चिंता ना करो, हम लोग तुम्हारे लिए बदला लेंगे। जिसमें मॉन्स्टर क्लैन का हेड इसको पकड़ लेते कहते हुए हरामखोर, तेरा मैं गोबरा ना फोड़ दूं ना, मेरा नाम मॉन्स्टर क्लैन का हेड नहीं, साले तेरी वजह से हमारे लोग डॉज नहीं कर पा रहे, पता नहीं तूने क्या किया है। और इसकी बात सही थी, इसने सच में कुछ किया है। ये उन लोगों से कहता है अगर तुम्हें मेरे ऊपर इल्जाम लगाना है तो पहले सबूत लाना पड़ेगा। और ये अपने मन के अंदर सोचता है बेवकूफ हो, तुम लोग तो बस यहाँ पे बल्ले के बकरे हो, अगर तुम लोग यहाँ पे डिवाइड नहीं होगे तो फिर हम लोग टेरिटरी को कैसे बांटेंगे। उतने में 5 एलिमेंट का जो लीडर था वो आगे से कहता है हमारे स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, हमें अपने अपोनेंट को क्रश करना है ना कि खुद हारना है, अगर आपस में लड़ेंगे तो फिर जीतेंगे कैसे। इसके बाद ड्रैगन क्लैन वाला आगे से कहता है कि यहाँ पे यांग सेंग पैसेज की जो मेन फोर्स है वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है, इसलिए मेरी ड्रैगन रेस अब यहाँ पे लीड लेगी और हम लोग यहाँ पे रोड को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जिसके बाद इसकी जो ड्रैगन रेस थी वो यहाँ पे लगातार आगे बढ़ रही थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कोई दूसरा कमांडर लेता है कमांडिंग पोस्ट को, जिसके बाद जब ये मरेगा तो फिर कोई इनकी जगह पे दूसरा आएगा कमांडिंग पोस्ट को। इसी तरीके से ये लोग अपनी पोस्ट को देते रहेंगे लेकिन यहाँ पे लड़ना नहीं रुकेंगे। इसके बाद लड़ने को तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे थे, उतने में हम लोग यहाँ पे फ्यूचर वाले जियांग को देखते हैं। इसको पहले से ही पता है कि ये सब कुछ होगा, लेकिन जब ये अपनी आंखों से देखता है तो फिर इसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। ये और भी कई सारे लोगों को बचाना चाहता है लेकिन इसके पास इतनी एनर्जी है कि सिर्फ यहाँ पे जुआनजी और जो 10 सोल्जर यहाँ पे खुद को सेक्रीफाइस किए थे उनको ही बचा सकता है। इस पे साओ से कहती है कि तुमने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है तो फिर तुम्हें निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसपे जियांग आगे से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि वो बस यही उम्मीद करता है कि इस बार यहाँ पे सब कुछ सेफ रहे। शायद से फ्यूचर वाले जियांग का जो डाजिया था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, इसी वॉर की वजह से ये लोग जीत नहीं पाए थे, सिर्फ सर्वाइव कर पाए थे। जो बच गए थे उनको हमें प्रिजनर बना लिया गया था या फिर वो मारे गए थे। इसलिए फ्यूचर वाला जियांग चाहता है कि कम से कम ये वाला डाजिया यहाँ पे बच जाए ताकि किसी को भी कुछ न सहना पड़े और जो लोग इसके चहेते मरे थे वो यहाँ पे जिंदा रहे, जैसे कि जुआनजी, लिंग, हुआन युए, सभी लोग। इसलिए यहाँ पे जियांग आगे से अपनी टाइम वाली एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और सब कुछ रोक देता है, यहाँ पे पूरी तरीके से समय रुक जाता है। जिसके बाद ये यिन और यांग वाले डिस्क को बाहर निकालता है और आगे से यहाँ पे रिजरेक्शन करता है। जुआनजी और उसके जितने भी यहाँ पे कमांडर मरे थे वो सब यहाँ पे दोबारा रिवाइव हो जाते हैं, लेकिन जुआनजी और उसके सारे कमांडर यहाँ पे इस रियलम यानी कि इस डाजिया के अंदर यहाँ पे रिवाइव नहीं हुए थे। ये लोग रिवाइव हुए थे 9 नीदर वर्ल्ड के अंदर और जुआनजी को यहाँ पे 9 नीदर वर्ल्ड का जो अंडरवर्ल्ड है उसका यहाँ पे ग्रेट एम्परर बना दिया जाता है फेंगडू का। और इसी तरीके से बाकी जितने भी कमांडर थे उन सभी को भी यहाँ पे एक तरीके से पोस्ट दी जाती है, किंग की, हॉल की, इस तरीके से। जुआनजी के पास उसकी जितनी भी मेमोरी थी वो सभी थी, इसलिए जब वो यहाँ पे जियांग को देखता है तो पहचान जाता है। लेकिन जियांग इतने ज्यादा पावर यूज कर चुका था कि उसके हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे थे। ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और कभी भी टपक सकता है। जुआनजी को भी जियांग की चिंता होती है, लेकिन जियांग उसे कहता है कि वो पूरी तरीके से ठीक है, उन लोगों को यहाँ पे उनकी जगह पे जाना पड़ेगा, बेसिकली 9 नीदर वर्ल्ड के अंदर। जिसके बाद पीछे उनके पोर्टल खुल जाता है। वहीं पे वो जुआनजी से कहता है कि उसे शर्म आ रही है कि यहाँ पे वो जुआनजी को चैन की नींद लेने नहीं दे रहा, उसे यहाँ पे लगातार फाइट करनी पड़ेगी यान हुआंग लोगों के खातिर। इस पे जुआनजी आगे से कहती है कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो भी कहोगे वो हम सब कुछ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डाजिया के लिए। इसके बाद 9 नीदर वर्ल्ड इन्हें बुलाने लगता है तो इन लोगों को अंदर जाना पड़ता है। साथ में जुआनजी अपने सभी कमांडर्स को लेके जाता है, ये कहते हुए कि डाजिया के लिए ये तो यहाँ पे जिंदगी भर लड़ते रहेंगे, फिर वो चाहे जिंदगी यहाँ पे कभी खत्म ही ना हो। वहीं पे सभी जाते हुए यहाँ पे जियांग को शुक्रिया कहके जाते हैं और उसे अलविदा बोलते हैं। हालांकि ये लोग जब 9 नीदर वर्ल्ड के अंदर जाएंगे तो भी इन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अपनी खुद की डिवाइन सोल को रिस्टोर करने में और अपनी पीक स्ट्रेंथ को हासिल करने में। आई मीन ये लोग यहाँ पे जिंदा तो बच गए लेकिन इनकी जो सोल है वो पूरी तरीके से रिस्टोर नहीं हुई है, ये बस एक अंश है। अब ये लोग दोबारा कल्टीवेट करेंगे और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, तब कहीं जाके ये लोग अपनी डिवाइन सोल को वापस पाएंगे और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और इन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसके अंदर, लेकिन ये लोग सेफ है और यही चीज मायने रखती है। सो आगे से कहती है कि यही सबसे बढ़िया चीज है जो कि यहाँ पे जियांग कर सकता है। अब इन लोगों को वापस चलना चाहिए। वह जियांग को पता है कि ये लास्ट ट्रिप होने वाली है जो ये लोग कर रहे हैं, इसके बाद ये कभी भी टाइम ट्रेवल करके वापस नहीं आ पाएंगे क्योंकि यहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी इन लोगों के पास में। जैसा कि हमें पता है कि टाइम ट्रेवल करने से साओचन की लाइफ स्पैन को भी असर पड़ता है और वो भी मर सकती है, लेकिन फ्यूचर वाले जियांग को अभी भी यकीन नहीं है कि वो लोग यहाँ पे जो डाजिया के साथ बुरा होने वाला है वो रोक पाए हैं या नहीं पाए हैं। जिसपे सब आगे से कहती है कि
उन लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की और उस टाइम पे यहाँ पे फ्यूचर वाले जियांग के पास में इतने बच्चे नहीं थे कि वो यहाँ पे फ्यूचर को बदल सके, लेकिन इस वाले जियांग के पास में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, तो फिर वो लोग पक्का यहाँ पे इस वाले टाइमलाइन को बदल देंगे। वैसे भी उन लोगों ने यहाँ पे इतनी बड़ी मदद कर दी है तो फिर ये सब कुछ काम करना चाहिए। वही पे साओ को ऐसा लग रहा था कि ये लोग यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये लोग इस वाली विक्ट्री को कभी भी देख नहीं पाएंगे। हालांकि फ्यूचर वाला जियांग आगे से कहता है कि क्यों नहीं देख पाएंगे हम लोग, वो बुड्ढे भले ही मेरा पीछा कर रहे हैं लेकिन कभी ना कभी तो वो थक जाएंगे ना, जिसके बाद वो मेरा पीछा रोक देंगे। अब ये वाली चीज थोड़ी सी ट्रिकी है। देखो ये जो फ्यूचर वाला जियांग है इसके पीछे यहाँ पे ये लोग पड़े हुए हैं जो कि फ्यूचर वाले हैं, लेकिन इस टाइमलाइन वाला जियांग जिसको हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, अगर वो यहाँ पे इन सभी बुड्ढों को मार देता है जो कि अलग अलग डीमन रेस के हैं, मेरिड रेस के हैं, तो फिर उनका जो एग्जिस्टेंस है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जिससे फ्यूचर वाले जियांग को मौका मिल पाएगा यहाँ पे रिकवर करने का और अपनी स्ट्रेंथ दोबारा यहाँ पे इकट्ठा करने का। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि हर एक टाइमलाइन अलग अलग रहती है। बेसिकली अगर यहाँ पे 3 टाइमलाइन है तो फिर 3 जियांग होंगे ना, तो है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि जब यहाँ पे हेमली डाउ जब पेरिस होता है ना, तो फिर बॉडी यहाँ पे पूरी तरीके से पेरिस हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है, जिसके बाद में फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट तीनों से ही वो चीज मिट जाती है। सिंपल शब्दों में ये जितने भी स्ट्रॉन्ग लोग हैं ये सभी लोग इस स्टेट के अंदर हैं जो हेमली डाउ से जुड़ चुके हैं। अगर ये अभी मार दिए जाते हैं तो हेमली डाउ इनको यहाँ पे पूरी तरीके से मिटा देगा, जिससे फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट तीनों में ही ये तीनों यहाँ से मिट जाएंगे। तो फिर फ्यूचर वाले जियांग को इनकी चिंता करने की ही जरूरत नहीं है, मतलब बुद्धि न लगाओ ना तो ये चीज सर से निकल जाए। फिर हम हैरान होते रहते हैं क्यों, ऐसा कैसे? जिससे साओ को समझ में आ जाता है कि अब वो लोग यहाँ पे फाइट नहीं करेंगे, बस यहाँ पे छुपे रहेंगे जब तक उन लोगों को रिजल्ट नहीं मिल जाता। जिससे साओ काफी ज्यादा खुश होती है और वो आगे से बताती है कि यहाँ पे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डाजिया के साथ क्या होता है, लेकिन उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि यहाँ पे जियांग के साथ में क्या होता है। अगर जियांग को डाजिया की चिंता है तो फिर उसको भी डाजिया की चिंता है। जिस पे जियांग उसे कहता है कि उसको पता है, और यहाँ पे साओ का मिलना उसके लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा लकीस्ट चीज में से एक है। जिसके बाद इनका पोर्टल खुलता है तो ये लोग यहाँ से कट लेते हैं। साथ में यहाँ पे जो टाइम रोका गया था वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से अब हट जाता है, तो टाइम चलने लगता है। जैसे कि बाद यहाँ पे जियांग भी आने लगता है, जिसको देख के कहते हैं कि चलो भैया अब वो आ रहा है, हमें निकलना चाहिए, फ्यूचर में हम लोग तेरी गुड न्यूज का इंतजार करेंगे। हम लोग जियांग को देखते हैं और इतनी टाइम पे पूरी तरीके से यहाँ पे रेज में ये किलसा हुआ है जुआनजे की मौत से। और फिर हम लोग लिंगियो को देखते हैं जो कि जुआनजे से कहता है कि तुम आसमान से देख पा रहे हो ना हमारा जियांग कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है। जिस पे जुआनजे आगे से कहता है काहे टसुए बाहर हो, मरा नहीं हूँ मैं, सब कुछ देख रहा हूँ मैं, बस अभी के लिए तुम्हारे साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता। बेसिकली जुआनजे इतने टाइम में 9 की 9 इधर वर्ल्ड के अंदर है। खैर जियांग के वहाँ पे आते हैं जितने भी सोल्जर थे उन सभी का मोरल यहाँ पे बूस्ट हो जाता है, लेकिन सभी को बताया गया था कि जियांग तो निपट चुका है। ये सभी आगे से कहते हैं जिस हरामखोर ने ये बोला था अगर मुझे वो दिख गए तो सालों को जिंदा दफना दूंगा मैं। वो पे जियांग जैसे एंट्री मारता है तो इनके बीच में खलबली मच जाती है। ये जल्दी से अपने यहाँ पे डिवाइन किंग्स को बुला लेते हैं, ये कहते हुए कि जल्दी से बुलाओ भाई। वो सभी लोग यहाँ पे और जियांग चन को मारे। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे परमोडल डीमन क्लैन के एंसेस्टर को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि तू साले आ ही गया, आज भले ही चाहे मुझे मारना पड़े लेकिन तुझे तो मार के ही मरूंगा। उतने में कलिन इससे कहता है हरामखोर तेरे सामने मैं खड़ा हूँ, मुझसे तो भिड़ ले, कब तक इस तरीके से खड़ा रखेगा, पैरों मेरे पंखे नहीं लगे जो मैं यहाँ पे हवा में उड़ रहा हूँ, एनर्जी लगती है। जिस पे एंसेस्टर इसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि तू एक चींटी के अलावा और कुछ भी नहीं है, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं तेरे ऊपर एक ही स्ट्राइक मारेगा और तू यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 9 को देखते हैं और जियांग इसको ऑर्डर देता है ये कहते हुए कि 100 बिलियन 9 विंग्ड मियास्मा का इस्तेमाल करो और सामने की तरफ से जितने भी 10th लेवल की मारिया रेसेस की फोर्स आ रहे हैं उन सभी को ब्लॉक करो और उन्हें खत्म कर दो। तो फिर 9 उनके पीछे निकल जाती है और कुछ मियास्मा यहाँ पे जियांग के पास में रह गए थे। इसके बाद जियांग आगे से यहाँ पे उसी टोकन का इस्तेमाल करता है जो यहाँ पे जुआनजी इसको छोड़ के गया था, जिसकी मदद से ये पूरी आर्मी को यहाँ पे लीड करते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों को ऑर्डर देता हूँ कि तुम सभी लोग रिट्रीट करो और ऑर्डर्स का यहाँ पे इंतजार करो, जब तक मैं कुछ नहीं कहता तब तक रिट्रीट करके पीछे ही रहना और कुछ भी ना करना। जो अभी का कमांडर था वो आगे से यहाँ पे कहना मानता और पूरी आर्मी को पीछे ले आता है। इसके बाद हम लोग निदर रेस और अबाइस रेस के हेड को देखते हैं जो कि आगे से कहते हैं कि हमें किसी भी कीमत पे 9 विंग्ड मियास्मा को खत्म करना पड़ेगा, अगर ये नहीं खत्म होते हैं तो फिर हम इनके गुलाम बन जाएंगे और हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसलिए ये सब यहाँ पे अपना नारा लगाते हुए 9 विंग्ड मियास्मा के ऊपर हमला करने लगते हैं, ये कहते हुए कि खत्म कर दो नहीं तो गुलाम बन जाओगे। हम लोग 9 को देखते हैं जो कि आगे से 9 नीदरवर्ल्ड सील का इस्तेमाल करते हुए जो पैसेज था उसको यहाँ पे ब्लॉक कर देती है, ये कहते हुए कि कोई भी इसके आगे नहीं जाएगा। जिसके बाद वो अपने बगलिंग्स को यहाँ पे चार्ज करने के लिए आगे भेजती है, तो वो सभी हमला करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जो रेस वाले बंदे थे वो सभी आगे से कहते हैं कि भले ये दिखने में डरावने हैं लेकिन इनका लेवल इतना हाई नहीं है, अगर हम सभी एक साथ हमला करें तो फिर यहाँ पे इस वेव को रोक सकते हैं। इसके बाद वो सभी मिलके बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और आने वाली वेव को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। 9 ये देखती है और उन लोगों से कहती है तुम्हारी ये मजाल मेरे बच्चों को मारोगी, अगर तुम्हें मारना ही है तो फिर वे फालतू में ना मरो। इसके बाद वो अपने बगलिंग से कहती है कि अपनी ट्रू फॉर्म दिखाओ और आगे से उन्हें ऑर्डर देती है कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लो, बेसिकली ये मरने ही वाले हैं तो कम से कम कुछ लोगों को लेके मरे। इसके बाद वो सभी बगलिंग्स यहाँ पे खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगते हैं तो वहाँ पे तबाही मचने लगती है। जिसके बाद 9 आगे से 9
नेदर वर्ल्ड कर्स का इस्तेमाल करती है और यहाँ पे अपनी पूरी फॉर्म को चेंज कर लेती है। इसके बाद वहाँ पे जो नेदर रेस और अबायस रेस थी वो यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म होने लगती है। वो अपनी रेस के इलाइट लोगों को इस तरीके से मरता हुआ देख के दोनों का ही मुंह खुला का खुला रह गया था। इन सभी की फटके चार थी। वहीं पे हम लोग जियांग को देखते हैं जिसे पूरा यकीन था कि यहाँ पे नाइन और उसकी जो आर्मी है वो यहाँ पे इजिली इन लोगों को होल्ड बैक कर लेगी। बेसिकली नेदर रेस और अबायसल रेस इन लोगों को वो अकेले ही हैंडल कर लेगी। उसको जो यहाँ पे अपग्रेड मिला है फ्रेगमेंट वाला, अगर भूले ना हो तो। इसके बाद हम इन चारों को देखते हैं और इनको लग रहा था कि जब तक यहाँ पे जियांग नाइन विंड मियास्मा को अपने से दूर रखे हुए है और वो अलग बिजी है तो ये लोग यहाँ पे जियांग को मार सकते हैं। तो ये सभी एक साथ जियांग के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जियांग आगे से यहाँ पे सॉवो को बाहर निकालता है और उसको यहाँ पे 5 एलिमेंट एल्डर और मोस्टा क्लैन की हेड की तरफ आगे भेज देता है, ये कहते हुए कि इन दोनों को तुम हैंडल करो। तो सॉवो यहाँ पे उनके ऊपर हमला करने को तेजी के साथ में आगे बढ़ती है, जिससे इन दोनों की फटी, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे स्काई डिवोरिंग स्काईलोक्टस यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इतना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉवो आगे से यहाँ पे अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए दोनों बुड्ढों के ऊपर हमला करती है। तो वो दोनों आगे से अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए अटैक को ब्लॉक करते हैं। वहीं पे अटैक की फोर्स तुम लोग देख ही पा रहे थे कि सॉवो ने कितना जोर लगाया है। जिसके बाद हम लोग इस टकलू को देखते हैं और साथ ही में ड्रैगन क्लैन के हेड को, और ये लोग यहाँ पे जियांग के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ रहे थे। तो जियांग यहाँ पे सॉलन को बाहर निकालता है उन दोनों से निपटने के लिए, ये कहते हुए जाओ जाके उन दोनों को निपटा दो। जिसके बाद हम लोग सॉलन को देखते हैं जो कि उनके ऊपर हमला करते हुए कहती है कि ऑर्डर्स के खिलाफ मैं जा नहीं सकती, तो फिर मुझे तुम दोनों से लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन चिंता ना करो, मैं ज्यादा तुम्हें यहाँ पे परेशानी नहीं दूंगी। इन लोगों को पता चलता है कि ये वाइड सोल डिवोरिंग एंड की यहाँ पे ओरिजिन मदर है। ये दिखने में भले ही छोटी सी बच्ची और एकदम घबराई हुई है, लेकिन इसको हल्के में बिल्कुल भी ना लेना। वहीं पे सॉलन जब इन लोगों के ऊपर अटैक करती है तो फिर ड्रैगन क्लैन वाले को लग ही नहीं रहा था कि ये अटैक था, लेकिन टकलू उससे कहता है साले ये अटैक है, जल्दी से डिफेंड करो। तो फिर ये लोग खुद को यहाँ पे डिफेंड करने लगते हैं इमोर्टल शील्ड का इस्तेमाल करते हुए। वहीं पे सोल डिवोरिंग एंड आगे से यहाँ पे इनकी शील्ड को खाने की कोशिश करने लगती है। सॉलन उन लोगों से कहती है कि धीरे धीरे करो भाई, एक एक करके बाइट लो, हम लोग बहुत ही जल्द इनकी शील्ड को तोड़ देंगे। इसके बाद हम इन दोनों हेड्स को देखते हैं जो कि शायद से यहाँ पे जियांग के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ रहे थे। उतने में ही जियांग आगे से उन सभी डिवाइन बीस्ट को बाहर निकालता है और उन लोगों से कहता है कि अपने अपोनेंट को चूज कर लो, बस मुझे शर्मिंदा ना करना, हार के ना जीत के ही आना। तो फिर ये सभी यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं इसको कंपटीशन समझ के कि कौन ज्यादा मारेगा, देखते हैं कि कौन जीतेगा। वहीं पे इनकी दोबारा फटी, ये सभी आगे से कहते हैं कि इसके पास इतने सारे परमोडियल क्रीचर क्यों है भाई, इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा था, उसकी गुद्दी पकड़ो सबसे पहले, साला वो हरामखोर है, गलत इन्फॉर्मेशन देता है वो। इसके बाद हम लोग लिंकी को देखते हैं और ये भी हैरान हो गया था जियांग के इतने ज्यादा स्ट्रेंथ को देख के। खैर इसके बाद ये भी फाइट को ज्वाइन करता है और उन लोगों से कहता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे उन्हें ज्वाइन करने के लिए, लेकिन तुम लोग यहाँ पे ही रुकोगे और अटैक को डिफेंड करोगे और यहाँ से हिलना नहीं। जिसके बाद वो बीस्ट के साथ में चला जाता है, ये कहते हुए कि मुझको भी ले लो भाई, मुझे भी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सा बाहर निकालना है और किसी का बदला लेना है। इसके बाद जियांग यहाँ पे एंसेस्टर की तरफ देखते हुए सोचता है कि यही बचा हुआ है, अभी तक इसने कुछ किया क्यों नहीं, कि ये इंतजार कर रहा है कि मैं अपने सारे पैतर यहाँ पे इस्तेमाल कर लूँ, जिसके बाद ये मेरे ऊपर हमला करेगा। जियांग आगे से कहता है ठीक है भाई, अगर तुम हमला नहीं करोगे तो फिर मैं भी नहीं करूंगा, थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी एनर्जी बता लेता हूँ। जिसके बाद ये अपने कॉन्शियसनेस वर्ल्ड के अंदर आ जाता है और ग्रैंडपैट्री से कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो सिस्टर 18 आगे से कहती है कि ग्रैंडपैट्री अभी तक अवेकन नहीं हुए हैं। तो जियांग हैरान होकर पूछता है कि अवेकन नहीं हुए, तो फिर जब यहाँ पे टाइगर सोल ने मेरे ऊपर स्पिरिट अटैक किया था तो फिर यहाँ पे उसे ब्लॉक किसने किया था। तो सिस्टर 18 आगे से बताती है कि वो यहाँ पे ग्रैंडपैट्री का पैसिव रिएक्शन था, जो किसी भी सोल अटैक को यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं, वो अनकॉन्शियस ही क्यों ना हो तभी वो अटैक को ब्लॉक करेंगे। जिससे जियांग थोड़ा सा घबराया हुआ दिख रहा था। तो सिस्टर 18 उसे पूछती है कि तुम घबराए हुए क्यों हो भाई, थर्ड स्टेज का डिवाइन किंग पावर हाउस तुम्हारे साथ में है, तुम्हें किस बात का डर है। जियांग आगे से कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं डरा हुआ हूँ। उतने में साउजिया बाहर निकलता है और ये भी कहता है कि आप डरते क्यों हो पापा, यार मैं हूं ना आपके साथ में। सौबी आगे से ये कहती है कि मैं भी तो हूं आपके साथ में। वहीं पे वो उन दोनों से कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं डरा हुआ हूँ यार। उतने में सिस्टर 18 उसे कहती है कि तुम घबराए हुए क्यों हो, भले ही हम लोग इस बैटल को जीत ना पाए लेकिन मैं तुमको सेफली यहाँ से बचा लूंगी। तो जियांग 18 के सर के ऊपर मारता है, ये कहते हुए कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं भाग जाऊंगा, मैं अपनी असली ताकत थोड़ी नहीं दिखाऊंगा। इतना कहने के बाद में ये चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। जिसपे 18 काफी ज्यादा हैरान हुए थे कि जियांग ने इतनी प्रोग्रेस कर ली कि वो यहाँ पे अब 18 के ऊपर हाथ भी उठा सकता है। जिसपे साउ से कहती है कि तुमने उसे उंगल क्यों किया भाई। जिसपे 18 आगे से कहती है अगर वो बदलेगा नहीं तो फिर इंप्रूव कैसे करेगा। जिसपे साउ आगे से कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो यहाँ पे घबराए हुए हैं, उनको भी पता है कि तुमने यहाँ पे उनको उंगल किया है बेफालतू में, इसलिए वो तुम्हारे साथ खेल रहे थे। जियांग भी अपने मन के अंदर यही सोचता है अगर यहाँ पे सभी लोग इतना रिलैक्स हैं तो फिर उसे भी रिलैक्स हो जाना चाहिए। भले ही ग्रैंडपैट्री अभी तक उठे नहीं है लेकिन इसके बावजूद बैटल उन्हीं की ही फेवर में है। इसके बाद यहाँ पे जो एंसेस्टर था वो आगे से यहाँ पे अपने मूव को शुरू कर देता है, जिसके बाद ये अपनी जगह से बाहर निकलता है, ये कहते हुए कि जियांग ने अपने सारे ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर लिए हैं तो अब मेरी बारी है बाहर निकल के उसको एक स्ट्राइक के अंदर खत्म कर देने की।
वहीं पे किलिन इसकी तरफ देख के यहाँ पे दहाड़ मार रहा था। तो फिर ये सिर्फ किलिन की तरफ एक बार देखता है और इसके देखने मात्र से ही किलिन के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि ये उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। जियांग इसको अपने पास बुलाता है और इससे कहता है, बेटा तुम जाओ और जाके बाकी बिस्टों की मदद करो, ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इसको हैंडल नहीं कर पाओगे। जिसके बाद जियांग आगे से यहाँ पे अपनी थंडर डोमेन को एक्टिवेट करता है, साथ ही में इवल आई को भी अवेकन करता है और मार्शल गार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को भी एक्टिवेट करता है और साथ ही में 100 बिलियन क्रिम्सन आर्मर्ड एलिफेंट बीटल्स को अपने साथ में यहाँ पे मर्ज करता है और जिससे के बाद में डिवाइन एलिफेंट प्रेजेंस सप्रेसिंग बॉडी को भी फुल्ली एक्टिवेट करता है और अपने वेपन को भी बाहर निकाल लेता है और साथ ही में प्रीकॉग्निशन आइज को भी एक्टिवेट करता है। बेसिकली ये 3 सेकंड के लिए यहाँ पे अटैक को देख पाएगा। इतना सब कुछ एक्टिवेट करने के बाद में ये सीधा यहाँ पे एंसेस्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है, ये कहते हुए कि मरने के लिए रेडी हो जाओ। वहीं पे एंसेस्टर जियांग से कहता है कि तुम्हारा ऑरा डिसेंट है लेकिन तुम्हारा रियल तुम एक चीटी के अलावा और कुछ भी नहीं हो। जियांग इसके ऊपर जल्दी से ग्रेट डाउट थंडर ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए हमला करता है, लेकिन एंसेस्टर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए हेवनली डेमोनिक का इस्तेमाल करते हुए पूरे की पूरे थंडर ब्लेड को यहाँ पे रोक लेता है और जियांग से कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, ये बस तुम्हारा एक सपना है जो कि कभी पूरा नहीं होगा। वहीं पे जियांग को जैसे एंसेस्टर की स्ट्रेंथ महसूस होती है तो ये काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि इसको पहली बार यहाँ पे डिवाइन किंग रियलम का ऑरा महसूस हुआ था और ये वाला ऑरा यहाँ पे कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जो ये अभी यहाँ पे फॉरेन गॉड्स को हरा के आया है उनसे कई गुना ज्यादा। जिसके बाद ये आगे से फोर साइड का इस्तेमाल करते हुए अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है और सक्सेसफुली इसके अटैक को डॉज करते हुए ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है लाइटनिंग फ्लैश का यूज करते हुए, जिससे इसकी स्पीड बढ़ जाती है और ये इजीली यहाँ पे डॉज कर लेता है। जिसके बाद एंसेस्टर दोबारा यहाँ पे हेवनली डेमोनिक किल का इस्तेमाल करता है तो फिर उसके एनर्जी के कई सारे स्पाइक तेजी के साथ में आगे बढ़ते हैं और वो जियांग के ऊपर हमला करने लगते हैं। तो जियांग जल्दी से यहाँ पे अपनी जान बचा के भागता और ये फोर साइड का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद इसको अटैक डॉज करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। डेमोनिक एंसेस्टर उसे कहता है कि तुम्हारी डॉजिंग स्पीड काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें यहाँ पे लाइटनिंग डोमेन इलेक्ट्रिक नेट की जरूरत है ना, तो फिर कैसा रहेगा कि मैं इस लाइटनिंग डोमेन को ही सबसे पहले तोड़ दूं। जिसके बाद वो बिल्कुल ऐसा ही करता और आगे से अपनी हेवनली डोमेन को एक्टिवेट करता है। और जब एक डोमेन दूसरे वाली डोमेन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो फिर जो यहाँ पे कमजोर डोमेन होगी वो अपने आप यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगेगी। इसीलिए जियांगचन की जो डोमेन थी अब वो यहाँ पे कोलैप्स करने लगी थी और देखते ही देखते उसकी जो थंडर डोमेन थी वो यहाँ पे कोलैप्स कर जाती है। जिसके बाद एंसेस्टर दोबारा जियांग के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि देखते हैं कि अब कितना तेज दौड़ पाओगे, तुम्हारी डोमेन तो टूट गई है। जिसके बाद वो दोबारा उसके ऊपर हमला करता है तो जियांग आगे से यहाँ पे अपने पंखों की मदद से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तो डिमोनिक एंसेस्टर उसे कहता है कि जाओ सबसे पहले इसके पंख ही तोड़ दो। तो फिर वो सभी यहाँ पे जो औरा था वो तेजी के साथ में आगे बढ़ता है जियांग के पंखों को तोड़ने के लिए। तो जियांग आगे से यहाँ पे डिवाइन एलिफेंट प्रेजेंस सप्रेसिंग बॉडी का इस्तेमाल करता है और अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना लेता है, जिससे वो अटैक को यहाँ पे इजीली डिफेंड कर पाता है। जिसपे डिमोनिक एंसेस्टर आगे से कहता है कि मैं तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद वो दोबारा अपने किसी पावरफुल मूव का इस्तेमाल करता है जिसका नाम दोबारा हेवनली डीमन किल था। अब ये वाला एक पाम अटैक था, लेकिन इस अटैक के अंदर यहाँ पे पूरे 10,000 डीमन होंगे, वो सभी जियांग की बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे। जिसके बाद वो सभी डीमन जैसे जियांग की बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, बेसिकली ये सोल टाइप का ही हमला था। तो फिर जियांग धड़ाम से नीचे की तरफ गिरने लगता है, जिसको देख के यहाँ पे मॉन्स्टर क्लैन और फार्फ एलिमेंट वाले एल्डर आगे से कहते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने सोचा था कि डिवाइन किंग रियलम का जो डीमन एंसेस्टर है वो यहाँ पे इजीली जीत जाएगा जियांगचन को हरा के। वहीं पे इन लोगों को ये लग रहा था अगर जियांगचन मारा जाएगा तो फिर यहाँ पे उसके जितने भी बग होंगे वो सभी भी अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद हम लोग सावो को देखते हैं जो कि जियांग को बचाने की जाने लगती है और उन सभी से कहती है रास्ते से हटो। ये कहते हुए कि बेवकूफ मास्टर, खुद को बचाना भी नहीं आता, मुझे इसे बचाना पड़ेगा। लेकिन जो 5 एलिमेंट क्लैन का एल्डर था वो आगे से यहाँ पे अपने अर्थ टाइप का एलिमेंट यूज करते हुए एक बड़ी सी दीवार बना लेता है और सावो को बाहर नहीं जाने देता। ये कहते हुए कि तुम्हें अगर लगता है कि तुम उसे बचाने के लिए इतनी इजीली जा पाओगी। इसके बाद हम लोग साउलैंड को देखते हैं और ये ड्रैगन क्लैन का एल्डर उसे कहता है कि तुम अपने डैडी को बचाने नहीं जाओगी क्या। इस पे साउलैंड आगे से कहती है कि जियांग ने बोला नहीं तो फिर मैं बिल्कुल भी वहां पे नहीं जाने वाली। वहीं पे मिस्टर क्लो को देखते हैं और इसके मन के अंदर लड्डू फूट रहे थे, यानी कि इस पूरी लड़ाई के दौरान में इसकी रेस के जितने लोग हैं वो सभी यहाँ पे बहुत ही कम मारे गए हैं, यानी कि बिल्कुल भी नहीं मारे गए। जिसके बाद में जब ये पूरी लड़ाई खत्म हो जाएगी तो फिर ये अपने लोगों को ले जाके बाकी लोगों के साथ लड़ाई कर देगा ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा इसको ही हो। इसके बाद हम लोग 9 को देखते हैं। इसी वजह से पता चलता है कि जियांग के हालात खराब हैं, तो ये भागते हुए जियांग को प्रोटेक्ट करने के लिए जाने लगती है। फिर मुगलिंगियो को देखते हैं जो कि बाकी लोगों से कहता है कि तुम लोग इनको रोके रखो, मैं जाता हूँ जियांग की मदद करके आता हूँ। जिसपे वो लोग कहते हैं कि तुम जाओ, हम तब तक इन्हें रोके रखते हैं। हम लोग साओ को देखते हैं, इसको भी चिंता हो रही थी। तभी सिस्टर 18 इससे कहती है कि ता क्या घबरा रही हो, तुम्हारे पास तो एबिलिटी है ना फोरसाइट की, तुम्हें तो सब कुछ दिखाई दे रहा होगा कि आउटकम क्या निकलने वाला है। इस पे ये आगे से कहती है लेकिन इसके बावजूद ये लोगों को यहाँ पे दर्द में नहीं देख सकती है। 18 से कहती है लड़की हूँ मैं, ऐसी लवी डवी चीजें मेरे सामने काम नहीं करती। जियांगचन ने अभी तक अपने ट्रम्प कार्ड को रिवील नहीं किया है, वो काफी ज्यादा चतुर बच्चा है। वो बस यही सोच रहा है कि डीमन किंग जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा अपने ट्रम्प कार्ड को यहाँ पे रिवील कर दे, तब वो नहले पे दहला मारेगा। और वैसे भी यहाँ पे एंसेस्टर के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। हेवनली
डाउ की किलिंग स्ट्राइक बहुत ही जल्द आने वाली है, लेकिन इसके बावजूद अगर जियांग नहीं जीत पाता है तो वो यहाँ पे थकान की वजह से मारा जाएगा। लेकिन उससे पहले उसके पास मैं हूँ जो कि यहाँ पे चीजों को हैंडल कर लेगी। इसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं और तगड़ा झटका लेने के बाद में आगे से यहाँ पे वाइटैलिटी का इस्तेमाल करते हुए खुद को हील कर रहा था। सावो की एबिलिटी है बाय द वे। उतने में डेमोनिक एंसेस्टर जियांग के ऊपर दोबारा यहाँ पे अपनी पाम स्ट्राइक से हमला करता है, तो जियांग इस बार यहाँ पे साउजिया के स्पीयर का इस्तेमाल करता है जो कि डायरेक्ट डेमोनिक एंसेस्टर के हाथ के अंदर घुस जाता है और उसके पूरे हाथ के अंदर ही छेद कर देता है, जिससे तो एंसेस्टर के भी पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि साउजिया को जो स्पीयर एबिलिटी है ना ही वो सिर्फ यहाँ पे उसकी डिमोनिक एनर्जी को पूरी तरीके से खराब कर सकता है, यहाँ तक कि उसकी बॉडी को चीर के उसकी डीमन बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। हम इन दोनों को देखते हैं जो कि बड़ी ही चिंता से जियांग के पास में आ रहे थे, तो एंसेस्टर दोबारा अपना एक और ट्रम्प कार्ड रिवील कर देता है और आगे से यहाँ पे डीमन बैरियर बना देता है जिससे कोई भी जियांग की मदद करने के लिए ना आ पाए। ये लोग पूरी ताकत से यहाँ पे उस बैरियर के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो लोग बैरियर को तोड़ नहीं पा रहे थे। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर, लेकिन तोड़ लेंगे। और उतने में ही जियांग इन लोगों से कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग अपने बैटलफील्ड को हैंडल करो, मैं यहाँ पे सब कुछ हैंडल कर लूंगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे हेमनली डाउ किलिंग पनिशमेंट को देखते हैं जो कि नीचे की तरफ आ रही थी, जिसको देख के एंसेस्टर अपने मन के अंदर सोचता है कि वो इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं हार सकता है, उसे यहाँ पे अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा और एक स्ट्राइक के अंदर सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। वह फिर जियांग अपने मन के अंदर सोचता है कि हेमनली डाउ पनिशमेंट यहाँ पे आ चुकी है और इसकी थंडर पावर मेरी थंडर पावर से 10 मिलियन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं इसे इतनी देर से उंगल कर रहा हूँ, अब तक तो ये अपने ट्रम्प कार्ड को दिखा देना चाहिए था। ऐसा लगता है कि अब तो दिखा ही देगा, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे हेमनली डाउ से पहले खत्म कर दूं तो फिर मुझे फायदा होगा। भले उसके लिए मुझे यहाँ पे क्रिम्सन आर्मर्ड एलिफेंट बीटल की इनफर्नल स्मेल्टिंग कॉल्ड्रॉन का ही क्यों ना यूज करना पड़े, तब मैं इसकी बॉडी को यहाँ पे यूज करके बेसिकली इसकी लाश को यहाँ पे जो आर्मर्ड बीटल है वो सभी कंज्यूम कर लेंगे, तो वो और भी ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, जिससे जो बगलिंग यहाँ पे मरेंगे उनका जो लॉस होगा वो यहाँ पे दोबारा रिकवर हो जाएगा रिप्रोडक्शन से। जिसके बाद हम लोग डेमोनिक एंसेस्टर को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे हेवनली डेमोनिक स्पिरिट्स को बाहर बुलाता है और जियांग आगे से यहाँ पे इनफर्नल स्मेल्टिंग कॉल्ड्रॉन को बाहर निकालता है। जिसके बाद ये दोनों जब आपस में क्रैश करते हैं तो फिर यहाँ पे जो कॉल्ड्रॉन था वो इजिली यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी को अपने अंदर स्वेलो करने लगता है, क्योंकि इसी चीज के लिए बना हुआ था, क्योंकि आर्मर बेटल यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए ही बने हुए हैं, फिर वो चाहे डीमन हो या फिर गॉड हो। जिससे डेमोनिक एंसेस्टर को काफी बड़ा झटका लगता है, वो आगे से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद ये थोड़ा सा और जोर लगाता है और उनसे कहता है कॉल्ड्रॉन को निगल जाओ, तो फिर उसके जो स्पिरिट थी वो यहाँ पे कॉल्ड्रॉन को निगलने की कोशिश करने लगती है। और अभी तक जियांग ने यहाँ पे आर्मर्ड बेटल्स को सेक्रीफाइस नहीं किया था, उनका इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए डेमोनिक एंसेस्टर का तख्ता थोड़ा भारी था और वो आगे से हंसते हुए कहता है कि तुम और तुम्हारा ब्रोकन कॉल्ड्रॉन कुछ भी नहीं कर सकता, वो मेरी हेवनली डीमन केव के लिए बस एक नॉरिशमेंट बन के रह जाएगा। उतने में ही जियांग आगे से यहाँ पे 1 मिलियन क्रिम्सन आर्मर्ड एलिफेंट बीटल्स को सेक्रीफाइस करता है कॉल्ड्रॉन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे जो कॉल्ड्रॉन था उसकी स्ट्रेंथ जैसे ही बढ़ती है तो वो उल्टा यहाँ पे हेवनली डेमोनिक केव को ही आगे से डिवोवर करना शुरू कर देता है और उसकी पूरी बॉडी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको रिफाइन करने लगता है। जिसको देख के एंसेस्टर की दोबारा फटी, वो आगे से कहता है ये कैसे पॉसिबल है भाई, ये तो चीटिंग है ना यार, मेरी हेवनली रीचिंग डेमोनिक स्पिरिट इतनी इजीली कैसे भाई तुम खा ले रहे हो, उसको रिफाइन कैसे कर ले रहे हो तुम। जिस पे जियांग उसको ताना मारते हुए कहता है क्या रे बुड्ढे, अब दांत नहीं दिखाएगा क्या, अभी तो बड़ा खी करके हंस रहा था, अब क्या हुआ, हंसी कहाँ गई तेरी। खैर एंसेस्टर को समझ में आ जाता है कि उन्होंने यहाँ पे गरीबी में आटा गीला कर दिया है, तो वो उसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए गरीबी में और ज्यादा आटा मिला देते हैं ताकि आटा बराबर हो जाए। और इसी रूल को फॉलो करते हैं वो यहाँ पे अपनी स्पिरिट केव के अंदर और भी ज्यादा अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं विद अपनी डिवाइन सोल पावर के साथ में। जिससे यहाँ पे जो डिवाइन सोल की ओरिजिन एनर्जी थी वो यहाँ पे फ्यूल के तरीके काम करती है और जो डिमोनिक स्पिरिट इतने समय यहाँ पे रिफाइन हो रही थी वो दोबारा जाग उठती है। हालांकि यहाँ पे डिमोनिक एम्पर उसको अपने पास नहीं बुलाता बल्कि उसे यहाँ पे कॉल्ड्रॉन के अंदर मिला देता है, ये कहते हुए कि उसी के अंदर घुस जाओ, लेकिन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर धमाका करना। बेसिकली ये कॉल्ड्रॉन गद्दार है, ये किसी का भी कहना मान लेगा जो इसको ज्यादा पावर देगा। ज्यादातर इस स्किल का इस्तेमाल यहाँ पे एमसी करते हैं, लेकिन इस बार एंसेस्टर ने कर दिया। खैर साउजिया बाहर निकलता है और वो यहाँ पे जियांग को बताता है कि भाई डेमोनिक एनर्जी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितने भी बबलिंग है वो यहाँ पे इतने नहीं है कि वो यहाँ पे उस डेमोनिक एनर्जी को कंज्यूम कर सके, यहाँ तक कि कॉल्ड्रॉन भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो सकता है। जियांग आगे से कहता है अगर 1 मिलियन काफी नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे पूरे 10 मिलियन का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इस डीमन बुढ़ो को तो मार के ही रहूंगा। उतने में हम लोग यहाँ पे हेवनली डाउ को देखते हैं जो कि नीचे आने लगता है स्ट्राइक मारने के लिए, जिसको देख के एंसेस्टर आगे से कहता है कि इसको भी आज ही आना था, कल आ जाती यार। ये हेवनली डाउ भी किसी की सगी नहीं, ये उसी के ऊपर गिरेगी जो इस जगह पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और इतने समय कौन स्ट्रॉन्ग है, एंसेस्टर, तो किसके ऊपर गिरेगी, उनके ऊपर, तो उनकी फटी हुई है। वो भी जियांग को तो बस इतना ही करना था कि वो यहाँ पे बुढ़ो को थोड़ी देर के लिए रोक के रख ले ताकि हेवनली डाउ उसको खत्म कर दे, लेकिन अगर हेवनली डाउ उसे खत्म कर देगी तो फिर जियांग उसकी बॉडी को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा आर्मर्ड बीटल को यहाँ पे कवर करने के लिए जो वो यहाँ पे कंज्यूम करेगा। इसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं और ये यहाँ पे और भी ज्यादा आर्मर्ड बीटल को कंज्यूम करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सिस्टर 18 आ जाती हैं जो कि आगे से कहती हैं कि क्यों भाई इतने सारे बीटल्स को
इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है जब मैं यहाँ पे हूँ, मुझे हैंडल करने दो ना। जिससे जियांग हैरान होता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। इसके बाद सिस्टर 18 आगे से यहाँ पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम येन यांग यांग रिटर्न टू नथिंगनेस था। बेसिकली शायद से सिस्टर 18 यहाँ पे प्यूरिफिकेशन वाला कोई जादू कर रही हैं। अब इसके बारे में एकदम डिटेल में बताया नहीं गया तो मैं तुम्हें कहाँ से बता दूं। बस ये 18 स्टार येन यांग यांग मे फ्लाई का इस्तेमाल करते हुए इंचेंट का इस्तेमाल करती हैं, जिससे यहाँ पे कॉलरॉन के अंदर पता नहीं क्या एनर्जी जाती है, लेकिन जो एनर्जी यहाँ पे रिफाइन हो रही थी जिसके लिए कॉलरॉन को एकदम जोर लगाना पड़ रहा था, वो मक्खन की तरीके रिफाइन हो जाती है। वहीं पे डिमोनिक एंसेस्टर की जो ओरिजिन सोल वाली एनर्जी थी इसका भी यहाँ पे पूरी तरीके से पचन हो जाता है। इसको देख के डिमोनिक एंसेस्टर भी आगे से कहता है यहाँ तक कि मेरी एनर्जी को भी तुम लोगों ने पचा लिया। वहीं पे जियांग सिस्टर 18 से कहता है अगर आपके पास ये एबिलिटी पहले से थी तो फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया। इस पे सिस्टर 18 आगे से कहती है कि तुमने पूछा ही नहीं, और अगर मैं बता पाती तो फिर क्या इस तरीके से यहाँ पे हीरो वाली एंट्री मार पाती, नहीं ना। और हाँ, 2 बोतल दारू की चाहिए शाम को, वो भी इनो के साथ में और सोडा के साथ में, नहीं तो एसिडिटी बन जाती है। खैर हम लोग डिमोनिक एंसेस्टर को देखते हैं और ये हार नहीं मानता, ये आगे से अपनी और भी ज्यादा एनर्जी को यहाँ पे इस्तेमाल करता है और दोबारा यहाँ पे हेवनली डिमन केव को बाहर बुला लेता है डिमोनिक स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए। तो पे जियांग का कॉलरन भी पूरी तरीके से रेडी हो चुका था, वो भी यहाँ पे डिमोनिक स्पिरिट का इस्तेमाल कर रहा था लेकिन रिफाइंड वे में। इसके बाद जियांग यहाँ पे डिमोनिक एंसेस्टर के पैतर उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल करता है और ये दोनों आपस में टकराते हैं। और ऑफ कोर्स जियांग वाली एनर्जी यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो इजिली यहाँ पे एंसेस्टर की जो डिमोनिक एनर्जी थी उसको डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा एंसेस्टर को जा लगती है और एंसेस्टर के पूरी तरीके से लग जाते हैं। लगे हाथों जियांग आगे से यहाँ पे टाइगर सोल को बाहर निकालता है। जब तक एंसेस्टर यहाँ पे खुद को संभाल रहा था और गाली दे रहा था, उतने में ही जियांग आगे से इसके पास जो भी एबिलिटी थी जितनी की जितनी वो सारी ये इस्तेमाल करता है और एंसेस्टर के ऊपर स्लैश मार के उनकी पूरी मुंडी ही उड़ा देता है। और उनकी मुंडी जैसे ही उड़ती है तैसे ही हेवनली डाओ स्ट्राइक नीचे आ जाती है, जो कि अब जियांग की तरफ आगे बढ़ रही थी। वहीं पे जियांग ने डिमोनिक एंसेस्टर की जो बॉडी थी उसको यहाँ पे अपनी इंसेक्ट हाइव के अंदर स्टोर कर लिया था। अब इसकी 2 वजह हो सकती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि किसी की भी सगी नहीं है, ये उसी के ऊपर आ गिरेगी जो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, या फिर दूसरा इसलिए क्योंकि जियांग ने यहाँ पे हेवनली एंसेस्टर की बॉडी को अपनी हाइव के अंदर यहाँ पे स्टोर कर लिया है। सुना नहीं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, हेवनली डाओ वही रूल फॉलो कर रही है। खैर जो भी वजह हुई, सीधा जियांग के ऊपर आ धमकती है कहते हुए आ राजा तुम्हें प्यार करना सिखाऊं। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एक करके उन सभी का रिएक्शन देखते हैं जब जियांग ने यहाँ पे एंसेस्टर की मुंडी उड़ा दी थी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिंक और 9 का रिएक्शन देखते हैं और वो हैरान हो गए थे। जिसके बाद हम लोग मॉन्स्टर क्लैन वालों को देखते हैं और उनकी फटी। जिसके बाद 5 एलिमेंट वाले एल्ड्रा की भी फटी। फिर पे ड्रैगन क्लैन वाला अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं अपने ड्रैगन किंग को यहाँ पे बुला लूं क्या, लेकिन ऐसे सिचुएशन के अंदर उनको बुलाना ठीक भी रहेगा। इस टकलू की तो क्या ही कहने, इसे पहले ही समझ में आ गया था कि कल्टी मारने का समय आ चुका है। हालांकि तभी इनको दिखाई देता है कि यहाँ पे जो थंडर है वो जियांग की तरफ आगे बढ़ रही है उसके ऊपर हमला करने के लिए, यानी इन लोगों के पास में अभी भी यहाँ पे चांस है। अगर ये लोग जियांग चन को हरा देते हैं तो फिर ये लोग यहाँ पे जीत जाएंगे। इसके बाद जियांग आगे से लाइटनिंग फ्लैश का इस्तेमाल करते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन हेवनली स्ट्राइक के सामने उसकी स्पीड फीकी पड़ रही थी। वो कितनी भी तेज भाग ले लेकिन हेवनली डाओ उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। अब जियांग के पास में एक ही ऑप्शन बचता है कि वो यहाँ पे डेमोनिक एंसेस्टर की बॉडी है वो उसको पीछे फेंक दे, तभी वो यहाँ पे हेवनली स्ट्राइक को रोक पाएगा। लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता क्योंकि उसको रिवॉर्ड भी तो चाहिए। इसलिए जियांग यहाँ पे सिस्टर 18 से कहता है कि जल्दी से मुझको अपने पास टेलीपोर्ट कर लो। हालांकि सिस्टर 18 उससे कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है उसका फायदा उठाओ ना। तुम्हारे पास थंडर गॉड का प्रोफेसर नहीं है क्या, उसका इस्तेमाल करके थंडर फ्यूजन का इस्तेमाल करो हेवनली टेलीब्यूशन के ऊपर। इस पे जियांग आगे से हैरान होते हुए कहता है कि हेवनली टेलीब्यूशन के ऊपर उसका इस्तेमाल करो, आप सीरियस भी तो हो ना। हम लोग यहाँ पे हेवनली टेलीब्यूशन को देखते हैं जो कि जियांग को डायरेक्ट निगल ही जाती है। इसके बाद हम लोग जियांग को हेवनली टेलीब्यूशन के अंदर देख पाते हैं जहाँ पे अंदर पूरी तरीके से बिजली का कहर था। खैर जियांग के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था तो वो आगे से यहाँ पे थंडर फ्यूजन का इस्तेमाल करता है और उसको एक्टिवेट करता है, जहाँ पे वो इस लाइटनिंग को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। जियांग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि वो प्रिजन सप्रेसिंग बॉडी का भी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे हेवनली टेलीब्यूशन को थोड़ी ना रिफाइन कर सकता था, तो फिर उसकी बॉडी यहाँ पे स्ट्रेच होने लगती है। हालांकि सिस्टर 18 उसे कहती है कि बस 3 सेकंड के लिए एंड्योर कर लो, जिसके बाद तुम थंडर गॉड के अंदर बदल जाओगे। इसमें जियांग आगे से कहता है 3 सेकंड में 1 सेकंड के लिए मैं रुक नहीं रहा, मुझे लगता है कि मेरी बॉडी 20 से फट जाएगी और ये एक्सपीरियंस तो मौत से भी बदतर है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि 3 सेकंड का काउंट होता है और जियांग चेन होल्ड करते रहता है। हालांकि 1 सेकंड में लगता है कि इसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी, लेकिन तैसे ही यहाँ पे 3 सेकंड पूरे हो जाते हैं। हेवनली टेलीब्यूशन को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे डिमोनिक एंसेस्टर मारा जा चुका है, तो फिर उसका यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, अब वो यहाँ से जा सकती है। ऑप्शन 2 सही था और प्लस ये भुलक्कड़ है।
है। थोड़ी देर में इसको रियलाइज हुआ कि इंसेस्टर पहले ही निपट चुका है, तो फिर अब यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। और सिस्टर 18 को इसके बारे में पहले से ही पता था, लेकिन जियांगचन को मौका मिल गया यहाँ पे हेवनली टेलीविजन की थंडर को एब्जॉर्ब करने का, जिससे जियांग यहाँ पे जो थंडर गॉड वाला प्रोफेशन है अब वो पहले से और भी ज्यादा यहाँ पे प्योर हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद जियांग हेवनली टेलीविजन से बाहर निकलता है तो अब ये पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, जो कि यहाँ पे इन दोनों को समझ में आ जाता है और इन्हें समझ में आ जाता है कि अब क्या करना है, भागना है। तो ये दोनों दुगनी तेजी से भागते हैं, ये कहते हुए कि भाग लो, जीतने की कोई चांस नहीं है। जियांग मरा नहीं और ऊपर से यहाँ पे उसके जितने भी बगलिंग्स हैं वो सब यहाँ पे अलग ही लेवल पे जा रहे हैं। उतने में सौ वो बाहर निकलती है, जो कि यहाँ पे मॉन्स्टर क्लैन के हेड के ऊपर हमला करती है और डायरेक्ट उसको यहाँ पे डिवोवर ही कर लेती है। रे बात बुड्ढे की, तो वो सबसे पहले उसको यहाँ पे पकाती है, जिसके बाद में उसको निकलती है ली फायर का इस्तेमाल करते हुए। इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों भी भाग रहे थे। इन्हें भी यहाँ पे सावलन की पावर के बारे में पता चल गया था। वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने यहाँ पे ड्रैगन वाले बंदे को उसकी ट्रू फॉर्म के अंदर जाने के लिए मजबूर कर दिया, और ये भी अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे, ये कहते हुए कि निकल लो, जीतने के कोई आसार ही नहीं है। उतने में सावलन इनके पीछे आती है, कहते हुए कि अंकल कहाँ भाग रहे हो यार, तुम लोग तो मेरे साथ खेल ही नहीं रहे, अभी तो मैंने नहले पे दहला भी नहीं मारा, उसके लिए तो रुक जाओ। फिर हम लोग इस टकलो को देखते हैं और ये कुछ ज्यादा ही हरामी मानुस था, इसकी शक्ल देख के ही पता चल रहा था। ये यहाँ पे ड्रैगन क्लैन के बंदे के ऊपर हमला करता है, ये कहते हुए कि तुम मर जाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मैं ना मरूं। इसके बाद वो यहाँ पे ड्रैगन किंग के ऊपर हमला करता है, तो वो बेचारा पीछे रह जाता है और सावलान के जितने भी बगलिंग थे वो सब यहाँ पे उसको डिवोवर कर लेते हैं। और ये मरते हुए बुड्ढे से कहता है, हरामखोर मैं मर जाऊं लेकिन तब भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, भूत बन के आऊंगा और तेरा टकला बजाऊंगा तबले की तरीके। ये टकला बड़ा खुश था, ये आगे से कहता है अगर तुम नहीं मरोगे तो फिर मैं यहाँ पे गंदी मौत मरूंगा भाई, ऐसा कैसे हो जाए यार। तो अपन लोग सावलान को देखते हैं, जो कि आगे से अपनी बगलिंग से कहती है कि एक करके खाओ भाई, एक एक करके, अंकल के अंदर बड़ा मीट है। इसके बाद वो टकलू को लपेटने के लिए आगे बढ़ जाती है और पीछे भाई दावत चल रही थी, और वो उसे कहती है कि तुम कहाँ भाग रहे हो, तुम्हें भी तो हमारे साथ रुकना चाहिए, हम लोग यहाँ पे मस्त छोला भात खाएंगे। इसके बाद हम लोग जियांग की बॉडी को देखते हैं, तो ये आगे से टूट के बिखर रही थी, लेकिन बाद में ये अपनी बॉडी को फुल्ली रिकवर कर लेता है, और साथ में इसका यहाँ पे जो थंडर गॉड का प्रोफेशन था वो यहाँ पे अल्टीमेट रियलम पे ब्रेक थ्रू हो जाता है। इसके बाद हमें जियांग की स्किल्स के बारे में बताया जाता है। पहले तो यहाँ पे थंडर डोमेन है, जो कि नॉर्मल वाली है, बस यहाँ पे इसकी लेंथ बढ़ गई है और स्पीड भी पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई है। जिसके बाद यहाँ पे एक नई स्किल आई थी, आई ऑफ ईवल रेडियंस। बेसिकली अपने रियलम का इस्तेमाल करते हुए एक एक टारगेट को यहाँ पे लॉक ऑन कर सकता है, और सिर्फ उन्हीं के ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अटैक जाएगा और उनके ऊपर लॉन्च होगा। इसके बाद थंडर टेलीविजन अल्टीमेट रियलम, इस स्किल के अंदर ये बहुत ज्यादा यहाँ पे थंडर टेलीविजन को रिलीज कर सकता था, जो कि एक एरिया टाइप के हमले के तरीके जाएगा, या फिर वो उसको यहाँ पे एक सिंगल लेजर टाइप के हमले के अंदर बदल सकता है, जो कि एक टारगेट के ऊपर जा लगेगी, और वो पावरफुल अटैक यहाँ पे उस अपोनेंट को मार भी सकता है। यही वो स्किल थे जो कि यहाँ पे जियांग बताना चाहता था तुम लोगों को, लेकिन मैंने तुम्हें हिंदी में बता दी। इसके बाद जियांग यहाँ पे बैटलफील्ड की तरफ देखता है, तो फिर यहाँ पे कई सारे रेसस के बंदे बचे हुए थे, और वो सब यहाँ पे नाइन विंग मियास्मा के पीछे पड़े हुए थे। इसीलिए जियांग आगे से यहाँ पे आई ऑफ इविल रेडियंस का इस्तेमाल करता है और आगे से यहाँ पे कुछ टारगेट को लॉक ऑन करता है। तो फिर हम देखते हैं कि उन सभी लोगों के ऊपर यहाँ पे आई ऑफ इविल रेडियंस ओपन होती है, जिसके अंदर से लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है, जो कि इन सभी को जाके लगती है जिनको यहाँ पे जियांग ने टारगेट किया था, और वो सभी एक झटके के अंदर ही मारे जाते हैं। सबसे ज्यादा खुश तो ये लाली हुई थी जियांग की ताकत को देख के। खैर जियांग के अटैक को डिफेंस करने के लिए सभी लोग अपने डिफेंस को मजबूत करते हैं, तो नाइन उसका फायदा उठाते हुए यहाँ पे इन सभी लोगों को खाने लगती है, या तो ये डिफेंड करेंगे या तो यहाँ पे ऑफेंस करेंगे, और ये डिफेंड कर रहे थे तो उसका फायदा नाइन उठा रही थी और इन सभी को खा रही थी। इसके बाद जियांग आगे से थंडर टेलीविजन वाली स्किल का इस्तेमाल करता है, वही जिसके अंदर यहाँ पे ईरे टाइप का अटैक होगा, लेकिन फैला फैला सा। ये वाला अटैक नाइन विंग मियास्मा के साथ में काफी ज्यादा बढ़िया था, वो सभी स्टन हो जा रहे थे, और उतने में बगलिंग उनको यहाँ पे सफा चट कर दे रहे थे खा के, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि यहाँ पे 10th लेवल के बंदे को एक झटके के अंदर मार सके। इसके बाद जियांग आगे से लेजर थंडर टेलीविजन का इस्तेमाल करता है, और एक बंदे के ऊपर यहाँ पे थंडर टेलीविजन का इस्तेमाल करता है, तो फिर वो बंदा एक झटके के अंदर ही यहाँ पे राख में बदल जाता है। इसको देख के वहाँ के और भी लोगों की फटी और वो दुगनी तेजी से भागे। जियांग आगे से कहता है कि मूव तो काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन कुछ ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वहीं पे ना जियांग से कहती है कि वो यहाँ का मैटर संभाल लेगी, जियांग आगे जाके चेक करे, शायद से बाकियों को यहाँ पे उसकी जरूरत हो सकती है। जियांग उसे कहता है कि तुम ही सबसे समझदार हो। जिसके बाद वो उड़ते हुए यहाँ पे लिंगियो की साइड पे चला जाता है। हम लोग लिंगियो को देखते हैं, जो कि एक बंदे के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन उसकी स्किन को ज्यादा ही टफ थी, तो फिर उसकी शॉर्ट स्किल यहाँ पे उसकी बॉडी को पूरी तरीके से छेद नहीं पा रही थी, और वो आगे से कहता है कि हमारा आर्मर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि तुम जैसे ह्यूमन इसे तोड़ ही नहीं सकते। इसके बाद दुगनी तेजी से भाग लेता है, ये कहते हुए कि मुझे मारने के बारे में सोचना भी नहीं, मार भी नहीं पाओगे तो रुकना, भाग क्यों रहा है बे।
तभी लिंक्यू इसके ऊपर यहाँ पे अपनी शॉर्ट से हमला करता है, तो ये अपनी शील्ड की मदद से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो लिंक्यू आगे से यहाँ अपनी डिवाइन सोल पावर का इस्तेमाल करता है और डिवाइन सोल पावर इस्तेमाल करने के बाद में इसकी शॉर्ट पावर पहले से कई गुना बढ़ जाती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर भी उसकी शॉर्ट अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और 20 से 2 हिस्सों में बट जाता है। जियांग यहाँ पे आता है और देखता है कि लिंक्यू ने सब कुछ अकेले ही हैंडल कर लिया है, तो फिर उसको यहाँ पे मदद की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो डिवाइन बिस्टो की तरफ आगे बढ़ जाता है ये चेक करने के लिए कहीं उनको तो जरूरत नहीं है। हम लोग लायन और वुल्फ को देखते हैं और ये दोनों अपनी अटैक पावर को एक साथ कंबाइन करके यहाँ पे एनिमीज के ऊपर हमला कर रहे थे, और जब ये दोनों अपनी स्किल्स को कंबाइन करते हैं तो उनकी अटैक पावर पहले से कई गुना बढ़ जाती है। जियांग उनको देख के अपने मन के अंदर सोचता है कि चलो बढ़िया है, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना सीख रहे हैं। इसके बाद हम लोग ओरोची और यहाँ पे यूनिकॉर्न को देखते हैं, ये दोनों भी यहाँ पे अपनी एबिलिटी को एक साथ कंबाइन करके फाइट कर रहे थे और कंबाइन करने से ये लोग बड़ी इजीली यहाँ पे फॉरेन रेसर्स के जो एनिमीज थे उनको बड़ी इजीली पकड़ ले रहे थे। जिसके बाद फिनिशिंग मूव का इस्तेमाल करते हुए उनको खत्म कर रहे थे। जिसके बाद हम लोग गणों को देखते हैं जो कि आगे से अपनी कर्माइक फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एनिमीज को निपटा देता है, जिसके अंदर यहाँ पे निदर रेस वाला भी था। जिसके बाद हम लोग किलिन को देखते हैं जो कि आगे से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हमला करता है और इसके अंदर यहाँ पे निदर क्लैन वाला था। वो पेगोडना किलिन से कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी यहाँ पे कर्माइक फायर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या। जिस पे किलिन उससे कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो फिर आओ भिड़ लो, देख लेते हैं कि कौन साला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उतने में ही गणवा को दिखाई देता है कि जियांग यहाँ पे आ रहा है और उसको जानते हो कितनी बड़ी चुल है नंबर 1 बनने की, तो ये सोचता है कि इसको यहाँ पे कुछ फ्लैशी मूव इस्तेमाल करने चाहिए जिससे ये जियांग के सामने अपना ऑरा फॉर्म कर सके। इसलिए ये सबसे पहले ऊपर जाता है और अपनी यहाँ पे डोमेन को एक्टिवेट करता है। डोमेन को एक्टिवेट करने के बाद में ये आगे से अपने विंग अटैक का इस्तेमाल करते हुए नीचे की तरफ आग फेंकता है, जिसके बाद यहाँ पे डाइव मारते हुए जितने भी सामने की तरफ एनिमी थे उनके अंदर अपनी चोंच घुसा के उनको यहाँ पे खत्म कर देता है। जिसके बाद उड़ते हुए जियांग की तरफ जाने लगता है, यही सोचते है कि अब सुआफ करूंगा, और ये जियांग के पास में पहुंच के उसे कहता है ये लो तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ, खा लो, काफी ज्यादा बढ़िया स्वाद आएगा, बस मुझे नंबर 1 अंडरलिंग बना देना। जिससे जियांग भी हैरान होता है और वो मन के अंदर सोचता है कि ये सच में नंबर 1 बनना चाहता है। जिसके बाद वो उसके सर को सहलाते हुए कहता है योश योश, अच्छा बच्चा तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत होगी। और फिर हम लोग किलिन को देखते हैं जो कि आगे से कहता है छे तलवे चाटने वाला साला, इसने तो पूरे हमारे खानदान की नाक कटा दी है, बेइज्जती करवा रहा है हमारी। इसके बाद जियांग यहाँ पे सॉवो और सोलन की तरफ आगे बढ़ता है, कहीं उन्हें मदद की तो जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे सॉवो को देखते हैं जिसने अकेले 5 एलिमेंट वाले एल्डर को निपटा दिया था और उसे खाने के लिए आगे बढ़ रही थी। वहीं पे सोलन ने अकेले यहाँ पे उस बुढ़े को पकड़ लिया था और ये हैरान था कि ये क्या हो रहा है, साले तेरे साथ तो यही होना चाहिए था। और जब जियांग को समझ में आ जाता है कि किसी को भी यहाँ पे मदद की जरूरत नहीं है और चिंता की कोई बात नहीं है, तो ये अपनी फॉर्म को यहाँ पे डीएक्टिवेट कर देता है। उतने में ही लिंक्यू भागते हुए आता है और उसको बताता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ है। तुम्हें याद होगा फॉलन डीमन अबायस बैटलफील्ड वाली जगह के बारे में, तो फिर वहां से रिपोर्ट आई है। लिंक्यू आगे से बताता है कि वो सोंग ने बताया है कि वहां पे कई सारे लोग जख्मी हो चुके हैं और उन सभी की जान खतरे में है, और भले ही वो लोग इस वाले बैटलफील्ड को यहाँ पे जीत ले, लेकिन अगर वो लोग डीमन अबायस वाले बैटलफील्ड को हार जाते हैं तो वो लोग फिर भी यहाँ पे मेरिट रेसेस की जो आर्मी है उसको यहाँ पे पुजुन सिटी तक पहुंचने से रोक नहीं पाएंगे। जिससे जियांग और भी ज्यादा हैरान होता है कि इसके बारे में आपको तो पहले बताना चाहिए था ना। इसके बाद लिंक्यू जियांग को वही बात समझाता है जो हमें पहले ही यहाँ पे जुआनजी ने समझा दी थी कि अगर वो लोग यहाँ पे फॉलन डीमन अबायस बैटलफील्ड को हार जाते हैं तो वो लोग यहाँ पे डायरेक्ट उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ जाएंगे, भले ही वो लोग ये वाला बैटलफील्ड जीत जाएं। इसके बारे में तुम्हें पहले से ही पता है तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जियांग सीधा सवाल पूछता है कि बैटल वहाँ पे पहले ही शुरू हो चुका है, तो फिर क्या ऐसा तरीका है जिससे मैं वहाँ पे जा सकूं या फिर मैं किसी की वहाँ पे जगह ले सकूं और उन्हें बाहर ला सकूं। जिस पे लिंक्यू बताता है कि नहीं, सिर्फ एक ही रास्ता था जो कि यहाँ पे वो तलिस्मा था जो कि जुआनजी ने दिया था और उसका इस्तेमाल पहले ही तुम्हारे मास्टर और तुम्हारे बाकी दोस्तों ने कर लिया है, जो कि थर्ड बैटलफील्ड है जो कि एनिमी की डिफेंस लाइन से पीछे शुरू होगा। जिससे जियांग और भी ज्यादा हैरान होता है और पूछता है कि कितने लोग वहाँ पे गए हुए हैं। जिसपे लिंक्यू उसे बताता है कि तुम्हारा सीनियर ब्रदर, तुम्हारे मास्टर और साथ ही में वूजी भी। वूजी वही बंदा जिसके सफेद बाल थे। इतना कम नहीं था तो लिंक्यू आगे से ये भी बता देता है कि वो 1 वे ट्रिप थी और उन्हें यहाँ पे डेथ स्क्वाड का टाइटल दिया गया था, इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग वहाँ से जिंदा वापस आएंगे। लिंक्यू आगे से कहता है लेकिन तुम उन्हें बचाओगे कैसे, क्या तुम यहाँ से फाइट करते हुए जाओगे डीमन अबायस तक। इस पे जियांग आगे से कहता है कि वो सबसे पहले फॉलन डीमन अबायस के अंदर जाएगा क्योंकि यहाँ पे वो सुवांग और बाकी सभी लोग नाजिया का फ्यूचर है, तो वो उनको मरने नहीं दे सकता है। जिसके बाद वो सिस्टर 18 से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई तरीका है वहाँ पे टेलीपोर्ट होने का। इस पे 18 आगे से निकलती है और बताती है कि देखो भाई वो जगह यहाँ पे हेविली डाउन है, पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन के अंदर डाल रखी है और मेरा लेवल इतना हाई नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पे सेफली टेलीपोर्ट कर सकूं, लेकिन मैं तुमको यहाँ पे स्वैप कर सकती हूँ। बेसिकली 18 यहाँ पे किसी के जगह पे जियांग को टेलीपोर्ट कर देगी, लेकिन इसके बाद में 18 यहाँ पे कोमा के अंदर चली जाएगी कुछ दिनों के लिए, यानी कि बेहोश हो जाएगी। और उसी दौरान में अगर जियांग का सामना किसी खतरे से होता है तो वो उसकी मदद नहीं कर पाएगी। जियांग को कोई भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो सेफली वहां से बाहर आ सकता था, लेकिन उसको अंदर जाना जरूरी था। जिसके बाद जियांग आगे से यहाँ पे 100 मिलियन 9 विंड मियास्मा के बच्चों को अपने पास बुला लेता है और बाकी की जिम्मेदारी वो यहाँ पे लिंक्यू को देके जाता है, ये कहते हुए कि मैं यहाँ पे अबायस के अंदर जा रहा हूँ तो फिर यहाँ पे खतरा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बीस्ट रहेंगे और साथ ही में बाकी
बचे हुए 9 विंग्ड मियास्मा रहेंगे जो कि आपके अंडर कंट्रोल के अंदर रहेंगे। लिंक्यू आगे से अगर मगर कर रहा था तो फिर यहाँ पे जियांग उससे कहता है कि वो लोग एक बैटलफील्ड को छोड़ के दूसरी जगह पे नहीं जा सकते हैं, उन्हें दोनों जगहों पे ही यहाँ पे बराबर दबदबा बनाए रखना पड़ेगा। वैसे भी उसके पास यहाँ पे डिवाइन एलिफेंट प्रिजन सप्रेसिंग बॉडी है, तो वो यहाँ पे अबायस के अंदर सब कुछ हैंडल कर लेगा, इसलिए लिंक्यू को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस पे लिंक्यू आगे से कहता है कि जुआनजी ने तुमको लीड दी थी तो फिर मैं यहाँ पे तुम्हारा कहना मानूंगा। इसके बाद 18 आगे से यहाँ पे टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन करती है, तो जियांग उसी के जरिए अबायस के अंदर चला आता है। लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पे कुछ 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। हम लोग अबायस के अंदर देख पाते हैं तो फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग मरे पड़े हुए थे, जिसके अंदर यहाँ पे डिमोनिक रेसेस भी थी। जिसके बाद हम लोग वूसोंग और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे, क्योंकि इनके पीछे यहाँ पे कई सारे पावरफुल जीनियसेस पड़े हुए थे और इन लोगों ने कई सारे लोग अपने गवा दिए हैं। और ये लोग भागते हुए कोई छुपने की जगह ढूंढ रहे थे। वहीं पे ये लाल वाला बंदा जिसका नाम फेंग है, इसको छुपना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन क्या करे, मजबूरी है। वो लोग को ज्यादा स्ट्रांग है और उन लोगों ने यहाँ पे इनके कई सारे मेंबर्स को मार गिराया है, तो इन लोगों के पास यहाँ पे छुप के हमला करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। वहीं पे टैंग फेंग से कहती है कि कंप्लेंट करना बंद करो, कोई भी छुपने में खुश नहीं है, लेकिन उन लोगों के पास फाइट करने का यही तरीका है। अगर वो लोग यहाँ पे हारे जाते हैं तो फिर पूरी अबायस का कंट्रोल यहाँ पे माइरेट रेसेस के पास चला जाएगा, जिसके बाद वो लोग भले ही जीत जाएं, लेकिन इसके बावजूद उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। जिसके बाद एक एक करके इन लोगों की कहानी बताई जा रही थी। हम लोग लीजी और साथी में लियो से भी मिलते हैं, ये भी लोग यहाँ पे इस स्क्वाड के हिस्सा थे। इसके बाद हम लोग हान के और साथी में लू से भी मिलते हैं, जिन लोगों को यही लग रहा था अगर जियांग यहाँ पे आ जाता तो फिर इन लोगों को यहाँ पे इतनी खतरनाक सिचुएशन के अंदर पड़ना ना पड़ता। लेकिन हान की आगे से कहती है कि यहाँ पे कंप्लेन करना बंद करो, जब तक जियांग नहीं आता तब तक इन लोगों को अपने बलबूते पे ही फाइट करना पड़ेगा। वहीं पे इन लोगों के पास थोड़ी तो कॉमन सेंस थी, इन लोगों की जिंदगी अब यहाँ पे खतरे में पड़ी हुई है और साथ ही में इनकी कंट्री की भी, तो ये लोग अपनी पर्सनल फीलिंग्स को छोड़ के इस बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि इन लोगों को सर्वाइव करना और साथ ही में कंट्री को भी सर्वाइव करवाना है। इसके बाद ये लोग भागते हुए दो मझधार पे आके खड़े हो जाते हैं। बेसिकली सामने दो रास्ते थे। वो स्वंग यहाँ पे किसी लड़की से कहता है कि जरा तुम आगे चेक करना, तो फिर हम लोग यहाँ पे एक और जीनियस को देखते हैं और इसका नाम सुसु था और इसके पास ऐसे कोई एबिलिटी थी जिसके जरिए पता लगा सकती थी कि सामने कोई एलियन फोर्स है या नहीं, या फिर आगे कुछ लोग हैं या नहीं। ये अपने स्पिरिचुअल सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए ये भी चेक कर सकती थी कि आगे कुछ लोग हैं या नहीं। तो ये अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए और बताती है कि आगे कई सारे लोग हैं जिनको यहाँ पे कैप्चर कर लिया गया है और वो सारे लोग इनके ही टीम मेंबर्स थे। वो स्वांग उसे कहता है कि माइंड शेयरिंग का इस्तेमाल करते हुए जो तुम देख रहे हो वो सभी लोगों को दिखाओ। तो ये सभी लोग माइंड शेयरिंग का इस्तेमाल करते हुए वो देखते हैं जो कि सुसु देख रही थी। इन लोगों को दिखाई देता है कि एलियन फोर्स ने इनके कई सारे मेंबर्स को यहाँ पे कैप्चर कर लिया है, जो कि यिन जंग की स्क्वाड थी। इसके बाद हम लोग एलियन फोर्स को देखते हैं और इतने समय ये लोग पावर में थे। तो ये वुसवांग को ताना मारते हुए कहते हैं कि छुपना है तो छुप जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम एक एक करके तुम्हारे टीम मेंबर्स को मारते रहेंगे। जिसके बाद वो एक बंदे से शुरू करता है और उसके पूरे एक हाथ को उखाड़ लेता है और उसको खाने लगता है। जिसके बाद वो अपने बाकी मेंबर से कहता है कि तुम लोग क्या खड़े हो भाई, तुम भी लोग खाओ यार, इतनी अच्छी दावत आई है। जिसके बाद ये लोग अपने खाने में लग जाते हैं और इनका खाना कम कूटना ज्यादा मुझे लग रहा था। हम लोग एक और जीनियस को देखते हैं और इसका नाम टैन था और इसे अभी होश आया था, तो फिर इसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ पे है, लेकिन थोड़ी देर में इसे समझ में आ जाता है कि ये अभी भी फालन डीमन अपायस के अंदर है और इसको भागना पड़ेगा। लेकिन तभी इसकी नजर यहाँ पे इसके स्क्वाड के ऊपर पड़ती है जिसको यहाँ पे खत्म किया जा रहा था। तो इनके स्क्वाड का जो मेंबर था वो यहाँ पे टैन को उठा लेता है, ये कहते हुए कि तुम जागे, मुझे लगा कि तुम मर गई हो और ऐसे भी मुझे मरे हुए लोग खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने सुना कि तुमने हमारे कई सारे मेंबर्स को मार गिराया, तो फिर मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ तो मरने नहीं दूंगा। इसके बाद ये जानबूझ के यहाँ पे टैन को टॉर्चर करने लगता है, जिससे यहाँ पे फेंग को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। वो अभी तक यहाँ पे कई सारे अपने साथियों को मरते हुए देख चुका था और वो सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा था ताकि ये लोग उकसाएं और बाहर निकल के आए। वो स्वांग को इसके बारे में पता था, इसलिए वो फेंग को रोकते हुए कहता है कि वहाँ पे कोई स्ट्रॉन्गर भी हो सकता है जो कि हमारे बाहर निकलने का इंतजार कर रहा हो, जिसके बाद वो हम सभी को एक बार में ही खत्म कर देगा। फेंग आगे से कहता है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले चला जाऊंगा, मैं बाकी लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डालूंगा। लेकिन वो स्वांग उसको फिर भी मना कर रहा था, ये कहते हुए कि तुम्हारी एबिलिटीज कमाल की हैं और तुम्हारे बिना हम लोग नेक्स्ट अटैक नहीं कर पाएंगे, इसलिए अगर तुम जाओगे तो फिर हमारी पूरी टीम ही एक तरीके से यहाँ पे अकेली पड़ जाएगी। लेकिन फेंग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था इस तरीके से अपने साथियों को मरता हुआ देख के और साथ में कुछ न कर पाने की वजह से, तो वो काफी ज्यादा भड़का हुआ था और ये खून के आंसू रो रहा था। ये सिर्फ एक फ्रेज है, स्लैंग है, असल में तुम्हें खून दिखाने की जरूरत नहीं है ऑथर्स। खैर ये दोनों आपस में इसी तरीके से लड़ते जा रहे थे कि तुम्हें नहीं जाने दूंगा, ये वो वगैरह वगैरह। उतने में यहाँ पे सुसोन दोनों से कहती है कि लड़ना बंद करो भाई, मुझे दिखाई दे रहा है कि टैन की बॉडी के अंदर से कई सारे पर्पल कलर की मिस्ट बाहर निकल रही है जिसका ऑरा कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम इसको देखते हैं और ये भोजन करने के लिए जैसे ही यहाँ पे टैन के ऊपर काटता है तो इसके दांत ही टूट जाते हैं। तो इसके लोंडो पूछते हैं मालिक क्या हुआ, तो ये आगे से कहता है दांत टूट गए यार मेरे, जाओ कोलगेट लेके आओ। वैसे मैं पता क्यों नहीं चला भाई कि यहाँ पे टैन के पास वो डिफेंसिव स्किल भी है जिससे दांत वांत टूट जाते हैं, जिस पे इन लोगों को लगता है कि शायद से अपनी डिवाइन सोल का इस्तेमाल कर रही होगी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन डिवाइन सोल का इस्तेमाल करना सेम एज इट इज खुद की जान लेने के बराबर है। खैर हमें कौन सा फर्क पड़ता है, जितने ज्यादा ये लोग मरेंगे उतने ज्यादा हमारे जीतने के चांस बढ़ेंगे। टैन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी
बॉडी के साथ क्या चल रहा है। तभी जियांग कॉन्शियसली इससे कहता है कि तुम्ही को सबसे ज्यादा चोट लगी है, इसलिए मैं तुम्हारी जगह ही लेने वाला हूँ। चिंता ना करो, हम लोग तुम्हारी कॉन्शियस को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे मेरी के साथ में, जिसके बाद तुम्हारी बॉडी भी यहाँ से बाहर चली जाएगी। इस पे टैन आगे से कहती है फिर तो बढ़िया है, अगर तुम यहाँ पे आ गए हो तो फिर हम लोग ये बैटल जरूर जीतेंगे। जिसके बाद टैन काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाती है। तो वो सभी लोग हैरान थे कि इतना ज्यादा रिलैक्स कैसे है। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये पहले ही जीत गई है। इस पे वो लोग आगे से कहते हैं इसके पास कुछ भी नहीं होगा, चलो एक साथ हमला करते हैं। ये एक साथ हमला तो करते हैं, लेकिन वो हमला दावत में बदल जाता है। नाइन विंग्ड मियास्मा के लिए सारे मियास्मा उनको तुरंत ही डिवोवर कर लेते हैं। वहीं पे ये बंदा जो कि उड़ रहा था, इसका भी नंबर लगता है, इसको भी यहाँ पे डिवोवर किया जाता है। तो ये आगे से कहता है होली सन मुझे बचा लो। जियांग उससे कहता है बचा लूं, कोई नहीं तुझे बचाने वाला आज। इसके बाद जियांग नाइन विंग्ड मियास्मा को ऑर्डर देता है सब कुछ डिवोवर करने के लिए। तो वो बाहर निकलते हैं और उनको डिवोवर करने लगते हैं। वहीं पे जो बाकी स्क्वाड के मेंबर थे वो सब आगे से कहते हैं तो हीवन सॉवरेन जियांग है ना, लोग तो कह रहे थे कि ये मर गया, ये जिंदा कैसे है। खैर जो भी हो, ये हमें बचाने के लिए आए, इससे बढ़िया बात कौन है। वहीं पे ये लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और क्योंकि अब यहाँ पे जियांग आ चुका है तो फिर इन लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तो ये सभी यहाँ पे भागते हुए अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं जियांग से मिलने के लिए। वहीं पे जियांग उस होली सन से कहता है जो कि यहाँ पे छुप के बैठा हुआ था, ताकि वो स्वंग और सभी लोग अंदर आ जाए और तब ये उनके ऊपर हमला कर दे। जियांग उससे कहता है खुद शकल दिखाओगे या फिर खींच के बाहर निकाल लूं या फिर अंदर ही उड़ा दूं तुम्हें। इसके बाद हम लोग देखते हैं वो होली सन बाहर निकलता है। तो ये और कोई नहीं बल्कि डीमन रेस से ही था, जिसके एंसेस्टर को जियांग ने निपटाया था और उसके ऊपर वाले को जुआनजी ने। ये आगे से जियांग से कह रहा था कि तुम बेटा यहाँ पे आ ही गए, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारी रेस कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। जियांग इसकी तारीफ करता है कि इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, 6 रैंक के ऊपर की है, और साथ ही में अगर बेसिक लेवल की स्ट्रेंथ का गोला लगाया जाए तो ये 9th या फिर 10th रैंक के ऊपर तक जाएगा। लेकिन जियांग की आंखों के सामने ये काफी ज्यादा कम है। जियांग आगे से नाइन विंग्ड मियास्मा को रिलीज करता है और हमला करने के लिए आगे भेजता है। तो ये जल्दी से यहाँ पे बैरियर को एक्टिवेट करता है। तो ये आगे से कहता है कि मैंने तो अभी तक यहाँ पे कुछ डिक्लेयर भी नहीं किया और तुमने पहले ही यहाँ पे हमला कर दिया। जिसपे जियांग उससे कहता है तो मेरे बाप का कौन जा रहा है भाई, तुम करो ना डिक्लेयर बैरियर के अंदर रह के, मेरे तो को तो हमला करना ही है। जिसके बाद ये अपने डिवाइन बैरियर की बहुत ही ज्यादा बढ़ाई चढ़ाई करने लगता है, ये कहते हुए कि ये एशियंट एरा से हमारी डिमन रेस के अंदर पास डाउन किया जा रहा है, तुम्हारे ये कीड़े बिल्कुल भी मेरे यहाँ पे बैरियर का कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। जियांग उससे कहता है सच में क्या। जिसके बाद वो आगे से इलाइट स्वम्प को रिलीज करता है। तो जैसे ही रिलीज होते हैं बैरियर को जैसे ही छूते हैं तो ये चिटक जाता है। अब ये तो एशियंट एरा वाला था ना, इतनी जल्दी चिटक कैसे गया, लोकल है। खैर इसे होली सन को भी पता था कि कोई फायदा नहीं है, उसे यहाँ पे अटैक करना पड़ेगा और जियांग को पहले मारना पड़ेगा, नहीं तो बैरियर जैसे ही टूटेगा उसका यहाँ पे हरण हो जाएगा। इसके बाद ये अपनी अटैक की तैयारी करने लगता है। तो पीछे से जितने स्क्वाड मेंबर थे वो सभी जियांग से कहते हैं कि स्पिरिचुअल अटैक से बचना, इसी अटैक का यूज करके इसने हमें यहाँ पे कैप्चर कर लिया था। उतने में आगे से कहता है कि इसके लिए अब बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, अब तो तुम्हें यहाँ पे भगवान भी नहीं बचा सकता। जिसपे जियांग अपने मन के अंदर सोचता है कि ग्रैंडपटरी है ना मुझे बचाने के लिए। तो फिर जियांग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये साला यहाँ पे पॉइजनस फॉग को डायरेक्टली मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर भेज रहा है मुझको पोजेस करने के लिए। ये वाला अटैक ओरिजिन ने भी इस्तेमाल किया था, बिल्कुल वैसा ही है। वहीं पर हम लोग साउजिया को देखते हैं और ये अपना होमवर्क कर रहा था। इस वाले अटैक की वजह से इसको यहाँ पे पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता। वो आगे से कहता है ये साला चीज कभी मुझे पढ़ाई नहीं करने देते। तो 18 इसके बगल में ही सो रही थी, तो ये उसको यहाँ पे पुश करते हुए ऊपर की तरफ ले जाने लगता है ताकि हमले की वजह से इसकी नींद न टूट जाए या फिर जख्मी न हो जाए। वहीं पे इसको ऊपर ले जाते हुए कहता है यार तुम्हारा वजन कितना है, 2-3 टन है क्या, इतने भारी किसी हो तुम। वहीं पे साओ जियांग से कहती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ग्रैंडपटरी आपके लिए स्पेशल अटैक को पूरी तरीके से ब्लॉक कर लेंगे। जियांग आगे से कहता है मुझे पता है। जिसके बाद जियांग उस होली सन से कहता है कि हो गया तुम्हारा। जिसपे ये होली सन दोबारा हैरान होता है कि ये ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई, मेरा स्पिरिचुअल अटैक इजीली यहाँ पे 9 या फिर 10th रैंक के लोगों के ऊपर भी भारी पड़ता है। जियांग उससे कहता है कि मेरे पास भी 1-2 स्पिरिचुअल अटैक ट्राई करना चाहोगी। जिसके बाद वो आगे से थंडर पनिशमेंट आई ऑफ इवल रेडियंस अल्टीमेट रियलम का इस्तेमाल करता है और एक तगड़ा स्पिरिचुअल अटैक सीधा होली सन के ऊपर जाके गिरता है। हालांकि इसके ऊपर बैरियर लगा हुआ था जो कि अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन जियांग उससे कहता है पता है ना मेरा स्पिरिचुअल अटैक भी यहाँ पे 10th रैंक के बंदों को चुटकियों में भाप बना देता है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा बैरियर बहुत ही जल्द टूटने वाला है। वहीं पे होली सन आगे से अपने स्पिरिचुअल अटैक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि जियांग उसके ऊपर लगातार अपने स्पिरिचुअल अटैक का इस्तेमाल कर रहा है और बहुत ही जल्द बैरियर टूट जाएगा, तो इसके बहुत ज्यादा बुरी तरीके से लगेंगे। इसलिए ये सोचता है कि जियांग के ऊपर रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और इसे चकमा देके खत्म कर दिया जाए। इसलिए जियांग से कहता है कि तुम बस अपने कीड़ों के भरोसे ही जी सकते हो। जियांग उसे बीच में ही रोक देता है कहते हैं ना ना ना, रिवर्स साइकोलॉजी मेरे ऊपर काम नहीं करती, लेकिन तुमने मुझे याद दिला दिया कि मुझे इतने सारे बगलिंग्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है तुम जैसे कीड़े को निपटाने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा नए तरीके का इस्तेमाल करने वाला हूँ। जिसके बाद ये टाइगर सोल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद जियांग जितने भी 9 विंड मियास्मा थे उन सभी को वापस बुला लेता है। जिसपे परमुडियल डीमन अपने मन के अंदर सोचता है कि चलो कैसे भी फंस तो गया साला जाल में। इसका डीमन बैरियर यहाँ पे दोनों अटैक और डिफेंस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और जब जियांग यहाँ पे थोड़ा सा भी ध्यान भटकेगा तभी अपने डीमन पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे बैरियर की फुल पावर का इस्तेमाल करेगा और जियांग के ऊपर हमला कर देगा।
देगा। उतने में मूसवांग और बाकी सभी लोग यहाँ पे आते हैं और वो सभी जियांग से कहते हैं कि उसकी बात ना सुनना, उसके पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड है, इसलिए तुम नाइन विंड मियास्मा का इस्तेमाल लगातार करते रहो उसको मारने के लिए। जियांग उन लोगों से कहता है कि कैसे हो तुम लोग, काफी समय के बाद तुम लोगों से मिल रहा हूँ, साले 20 ही दिन हुए हैं, हमें तभी बहुत ज्यादा है। उतने में हम लोग परमोडियल डीमन को देखते हैं जो कि जियांग को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है और कहता है कि अब तो देर हो चुकी है। जिसके बाद अपने बैरियर का इस्तेमाल करते हुए डीमन बैरियर हेवनली डीमन स्टाफ को बाहर निकालता है और जियांग के ऊपर दाग देता है। वह जियांग को सब कुछ पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो वो आगे से नौटंकी करते हुए कहता है कितना पावरफुल अटैक है, मैं तो डर गया। वह ये लोग उसके लिए पैनिक कर रहे थे, ये कहते हुए कि बचाओ जियांग को। इसके बाद जियांग आगे से यहाँ पे डीमन एलिफेंट सप्रेसिंग बॉडी को एक्टिवेट करता है और वो जो स्पीयर था वो जियांग के साथ जैसे ही टकराता है तो वो बेचारा टूट के बिखरने लगता है और जियांग को कुछ भी नहीं होता, वो स्पीयर उसको छेद ही नहीं पाता। जिसको देख के इसकी दोबारा फटी, ये दोबारा पूछता है कि तुम तो बस एक इंसान हो ना, तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे हो सकती है कि मेरे हेवनली डीमन स्टाफ को तुम फिजिकली पूरी तरीके से झेल जाओ। वहीं पे ये लोग इस मूव को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे कि जियांग तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मार्शल गॉड फिजिक तो ये अटैक को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर सकती। ये मत कहना है कि इसके पास कोई दूसरी फिजिक भी है। वहीं पे हम लोग सूसो को देखते हैं जो कि जियांग के ऊपर फिदा ही हो जाती है और कोई काम नहीं तेरे पास। वहीं पे हम लोग इसको दोबारा देखते हैं, दोबारा जियांग के ऊपर यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ये कहता है कि अगर तुम्हारी यहाँ पे ईवल रेडियंस ना होती तो फिर मैं तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर हमले से मारता। इसके डायलॉग्स इतने ज्यादा खराब है तो उसको लंबा खींचना, ये झटके में फाइट खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं, लंबा खींच रहे हैं इसको सिर्फ ऑरा फॉर्म करवाने के लिए। क्रिंज लगता है ये, और इसकी छुट्टू मुट्टू से एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, ये कहते हुए कि जियांग जानबूझ के ये अटैक को रोकना चाहता है क्योंकि उसे लाइटनिंग सेव करनी है आगे आने वाले बैटल्स के लिए। तो शो ऑफ क्यों कर रहा है भाई, खत्म करना उसको। वह भी जियांग से कहता है कि अपने वादे से पीछे ना हटना, नहीं तो तुम्हारी बेइज्जती करूंगा झुट्टा बोल के। जिस पे जियांग आगे से कहता है कि नहीं तोड़ता मैं वादे, नहीं करूंगा तेरे पर स्पिरिचुअल अटैक, 1v1 बैटल होगा हमारा। वह भी ये लोग जियांग से कहते हैं कि भाई उसको खत्म करना, हमें नहीं दिखना तेरा ऑरा फॉर्म, उसको जल्दी खत्म कर, कहीं बाजी ना पलट दे वो। हालांकि जियांग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अपने ऊपर फोकस करो, तुम्हें चोट लगी है ना, थोड़ी सी दवा पट्टी कर लो। इसके बाद ये अपने पोर्टल के अंदर से कई सारे सामान बाहर निकालता है जो कि सब बारबेक्यू के थे। ये कहते हुए कि ये लो भाई, जाओ और जाके खाना वाना पकाओ, जब हम लोग इसको हरा देंगे तो हम लोग इसको भी पका के खा जाएंगे। हाँ, इसी है होली सन को, साले ये भी नरभक्षी हैं। तब ये लोग जियांग से कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ ज्यादा है कॉन्फिडेंट नहीं है, बेच रहे हो क्या, 2 किलो हमें भी दे दो। हम लोग इसे यंग मास्टर को देखते हैं और ये बेचारा पता नहीं कितनी मेहनत कर रहा है, अपनी एनर्जी इकट्ठा कर रहा है, अपने स्पीयर को रेडी कर रहा है, अपने बैरियर को सेक्रीफाइस कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक और सुप्रीम हेवनली डीमन स्टाफ को रेडी करने के लिए, जिसको ये जियांग के ऊपर सीधा चला देता है। जियांग आगे से यहाँ पे साउजिया के स्पीयर वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तुम लोग साफ देख पाते हैं कि साउजिया का स्पीयर इजिली यहाँ पे सुप्रीम हेवनली डीमन स्टाफ के टुकड़े करते हुए निकल जाता है और उसको यहाँ पे पूरी तरीके से बिखेर के रख देता है, जिससे इसकी दोबारा फटी। ये आगे से कहता है कि वो हमारे डीमन रेस का एशिएंट डिवाइन वेपन था जो कि सालों से पास डाउन किया जा रहा था। ये एक ऐसा स्पीयर है जिसने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। वहाँ पे इन लोगों को यकीन हो जाता है कि ये लोग बेफालतू में यहाँ पे जियांग की चिंता कर रहे थे। पीछे से ये दोनों यहाँ पे बारबेक्यू की तैयारी कर रही थी। ये कहते हुए कि हमने पहले ही बोला था तुम लोग बेफालतू में जियांग की चिंता कर रहे हो, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोगों को यहाँ पे बारबेक्यू के ऊपर फोकस करना चाहिए। जियांग यहाँ पे यंग मास्टर से कहता है कि आपके पास कुछ और ट्रम्प कार्ड बचे हुए महानुभाव, अगर आपको लगता है कि मेरा स्पीयर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर मैं उसके बिना ही आपकी चटनी बना सकता हूँ और लपेट भी जाऊंगा डोसे के साथ में। हालांकि ये भागते हुए कहता है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम साले डीमन हो, मुझसे दूर रहो, साले डीमन तो तू है। खैर इसकी फटी तो ये तुरंत अपने पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए भागता और भागते हुए यहाँ पे और जितने भी जीनियस है डीमन रेस से क्या माइरर रेसेस से, उन सभी को इस जगह की लोकेशन दे देता है और जियांग के जितने भी ट्रम्प कार्ड थे उन सभी के बारे में भी सबको बता देता है। इसलिए वुसुआंग और फेंग दोनों यहाँ पे जियांग से कहते हैं कि हम उसको भागने नहीं दे सकते, अगर वो भाग गया तो फिर वो तुम्हारे सारे ट्रम्प कार्ड में बाकी सभी को बता देगा, जिससे हम लोग जीतती हुई बाजी यहाँ पे हार सकते हैं, जिसके बाद लगातार लोग यहाँ पे हमला करने के लिए आते रहेंगे। जियांग उन लोगों से कहता है सबसे पहली बात, मैंने उसको सिर्फ वही ट्रम्प कार्ड दिखाए हैं जो कि मैं उसे दिखाना चाहता था। दूसरी बात, वो यहाँ पे बाहर इन्फॉर्मेशन दे पा रहा है क्योंकि मैंने उसको अलाउ किया है। और तीसरी बात, वो साला यहाँ से भाग ही नहीं पाएगा। जिसके बाद जियांग टाइगर सोल को बाहर निकालता और इंपीरियल वेपन का इस्तेमाल करते हुए ग्रेट डाउ रेनबो ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए सामने के स्लैश मारता है। तो ये स्लैश कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि यहाँ पे उसे यंग मास्टर की पोर्टल के अंदर घुसता है और वहाँ पे उसको भेद देता है। ये मरा नहीं लेकिन घायल काफी ज्यादा हो गया, इसलिए अपने पोर्टल से बाहर आके गिरता है। जियांग इससे कहता है कि साले तूने हमारे इतने लोगों को मारा है, तुझे क्या लगता है कि हम तुझे इतनी आसानी के साथ भागने देंगे। वहीं पे इन सभी के चेहरे का एक्सप्रेशन बता रहा है कि ये जियांग से कुछ भी नहीं पूछना चाहते। ये लोग पिछले 1 महीने से यहाँ पे भटक रहे हैं कुत्तों की तरीके, ताकि इन लोगों को मौका मिल सके यहाँ पे किसी को मारने का, और लोग से छुपा के खेल रहे हैं। लेकिन जियांग के लिए ये सब कुछ बस पल भर में खत्म हो गया। जियांग इन लोगों से कहता है कि हम लोग इसके बारे में बाद में करेंगे, सबसे पहले इसको पकड़ो और इसको यहाँ पे गर्म आंच के ऊपर एकदम रख दो और इसे धीरे धीरे करके पकाना। बाय द वे जिंदा है ये मरना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग इसका
काफी अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। हम लोग इसको यहाँ पे लाइव स्ट्रीम के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और पूरे डीमन अबायस के अंदर सबको बताएंगे कि हम लोग खाना खजाना खोल दिए हैं, जिसको भी खाना खाना है खा लो आके। जिसपे फेंग आगे से क्या बताता है कि इसके लिए तो मेरे पास एक लौंडा है जिसके पास यहाँ पे प्रोजेक्शन स्किल है, तो फिर हम लोग उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब ये लाइव स्ट्रीम करने से इन लोगों को यहाँ पे दो फायदे होंगे। पहला तो ये लोग यहाँ पे बाकी रेसेस के जो जूनियर्स हैं उनसे यहाँ पे सेफली बचे रहेंगे, यानी कि वो एक एक करके इनके ऊपर तो हमला नहीं करेंगे, क्योंकि रिजल्ट उनकी आंखों के सामने ही होगा, क्योंकि जिसने भी एक एक करके इनके ऊपर हमला किया उसका सेक कबाब बन गया। दूसरी बात ये कि यहाँ पे बाकी भी टीम है, जैसे कि यहाँ पे यिंगजैन की टीम है, च्युआनक्यू की टीम है, वो सभी लोग इजीली यहाँ पे सेफली बाहर निकल आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि उन्हें कहाँ पे जाना है, जिससे ये सभी रीग्रुप हो पाएंगे। और तीसरा फायदा ये कि जब भी इन लोगों के ऊपर हमला किया जाएगा हमेशा ग्रुप में किया जाएगा, वो सभी एक एक करके नहीं करेंगे, यानी कि तिथिर बिथिर नहीं रहेंगे। कम समय के अंदर ये लोग ज्यादा जल्दी यहाँ पे फॉरेन रेसेस के एनिमीज को निपटा पाएंगे। सिंपल शब्दों में एक तीर से तीन शिकार। अब मैंने तुमको ये समझाया, अब तुम उसके रिजल्ट देखो। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो ड्रैगन कॉन के डिसेंडेंट थे, यानी कि ड्रैगन कॉन के जो यहाँ पे रेसेस वाले थे, वो सभी कुछ ग्रुप के पीछे पड़े हुए तो उन्हें दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। ये कहते हैं भागना नहीं सालो, लड़ाई करो भाई, पैसा दिया है हम लोगों ने। हम लोग यहाँ पे यिंगजैन के स्क्वाड को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे। यिंगजैन वही बंदा है जिसको एक टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे जियांग का अपोनेंट माना था, वो भी हाई लेवल का, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ वो जुआंग से भी ज्यादा थी। खैर अभी के लिए ये तो अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे, क्योंकि इनके पीछे यहाँ पे ड्रैगन क्लैन का डिवाइन सन पड़ा हुआ था जिसका नाम जू कैंग आओ था। ये कहते हुए कि साले कितने डरपोक है जिसको भाग रहे हैं, ये नहीं कि मेरे साथ सीधा हेड ऑन फाइट करे। अरे 1v1 कर लूंगा यार, अरे कौन से का पंजाई लड़ा लो मेरे साथ। मॉल थोड़ा सा बदल गया है दोस्तों, मैं खाना खा आया हूँ तो मेरा पेट भरा हुआ है, तो एनर्जी आ गई है। खैर ये जानबूझ के उन लोगों को यहाँ पे ललचा रहा था। ये कहते हुए कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हें राजा की तरीके कंधे पे बिठा के घुमाएंगे, बस एक बार हमारे साथ पंजा लड़ा लो। जैनब लोगों से कहता है कि सालो उसकी एक भी ना सुनना, वो सिर्फ यहाँ पे फालतू की बकवास कर रहा है। अगर उसके पास जाओगे तो पंजा ने सीधा गुद्दे मारेगा तुम्हारे खोपड़े के ऊपर। भागते रहो बस। हम लोग अपने यहाँ पे प्राइड को साइड में रखेंगे और सर्वाइवल के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग जिंदा रहेंगे तभी यहाँ पे डाजिया जिंदा रहेगा। इसके बाद हम लोग बाकी जीनियस को देखते हैं। इनके नाम जान के तुम क्या ही करोगे। ये सभी आगे से ये कहते हैं कि हमें भी पता है, जिंदा रहेंगे तभी तो इज्जत रहेगी। इज्जत का क्या है, वो तो आती जाती रहती है। आज गरीबों के बीच में 2 समोसे बांट दो, तुम्हारी इज्जत हो गई। हेलो फ्रेंड्स कह के रील बना दो तो उसमें तो और भी ज्यादा इज्जत हो जाती है, फिर भले ही चाहे विक्टिम कार्ड ही क्यों ना प्ले किया जा रहा हो। खैर इसके बाद लोग भागते हुए ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे रास्ते बट जाते हैं। तो वो जो जू कैंग आओ था वो सब आगे से कहते हैं कि साला ये लोग तो एकदम फट्टू हो रखे हैं, ये नहीं हमारा सीधा सामना करें। जिसके बाद ये अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए अपने सर को बनाता है, जो कि यहाँ पे इमर्जन की तरीके काम करते हैं, और इन सभी सरों को यहाँ पे एक एक दरवाजे के अंदर फेंक देता है। ये कहते हुए जाओ के उन्हें ढूंढ के बाहर निकालो। तो फिर इसके क्लैन के जो मेंबर वाले थे वो सभी इसकी तारीफों की पुल बांध देते हैं, ये कहते हुए तुम्हारा हीरो है हीरो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसका जो इमर्जन सर था वो यहाँ पे इन लोगों के पीछे पड़ जाता है, तो ये अपनी जान बचाते हुए भागते हैं। जैन जाके उसका सामना करता है, ये कहते हुए कि तुम लोग भागो, मैं तब तक इसे रोकता हूँ। तो फिर इनका जो बंदा था जो कि शायद से यहाँ पे स्पेशल ट्रांसफर इस्तेमाल कर सकता था, बेसिकली टेलीपोर्टेशन का थोड़ा बहुत स्किल था इसके पास में, तो वो कहता है कि हम सभी लोग यहाँ से एक साथ निकलते हैं ना, नहीं तो हम में से कोई भी नहीं जाएगा। तो जैन उन लोगों से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, चुपचाप मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो और यहाँ से बाहर निकलो। अगर हम लोग यहाँ पे ज्यादा लोगों को खो दे देते हैं तो फिर आगे हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जिससे हम लोग ये वॉर हार जाएंगे। जितने ज्यादा लोगों को टेलीपोर्ट कर सकते हो उतने ज्यादा लोगों को टेलीपोर्ट करो। एक दूसरा बंदा उसे समझाता है कि यही सबसे बढ़िया रास्ता रहेगा, तो वो आगे से कहता है ठीक है। वो सभी उसे कहते हैं कि हम तुम्हारे वापस आने का इंतजार करेंगे। जिसके बाद हम लोग जैन को देखते हैं जो कि आगे से अपने ड्रैगन्स को भी बाहर निकालता है, इसके पास ये एबिलिटी थी। जिसके बाद इसके ड्रैगन और साथ ही में यहाँ पे जुआन कैंग के ड्रैगन आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जुआन कैंग यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो वो इजीली जैन को पीछे ढकेल देता है। लेकिन इसके बावजूद जैन फाइट करते हुए यहाँ पे उसके ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है और बाहर निकाल आता है। जुआन कैंग इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि फटी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद तुमने मेरी ड्रैगन की को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। ह्यूमन एम्पायर के डिसेंडेंट हो, इतना तो तुम्हारे अंदर गुदा होना ही चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से यही तुम्हारा अंत है। इसके बाद अपने ट्रू फॉर्म को यहाँ पे समन करता है, तो जैन उससे कहता है कि असली रंग दिखाई दिए छिपकली ने, लेकिन जिंदा ना करो, अकेले नहीं डूबूंगा, तुम सभी को ले डूबूंगा। जिसके बाद ये एक साथ हमला करने को आगे बढ़े रहे थे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाती है, जहाँ पे हम लोग बेचारे डीमन किंग के बच्चे को देख पाते हैं, इसे लटका दिया गया था और नीचे आग लगा दी गई थी। ये चीखते हुए कह रहा था कि तस्वीर जल रही है मेरी, उतारो सालो, लेकिन वो लोग इसका बिल्कुल भी कहना नहीं मान रहे थे। ये कहते हुए रुको यार, अभी तो तुम्हारे ऊपर तेल लगाना बाकी है। तो जुआन कैंग जैसे ही यहाँ पे परमोडल डीमन की डिवाइन सन मु यानजिया, हाँ इसका नाम याद रख लो, ये अभी आगे काम आने वाला है, यानजिया को पकड़ लिया गया है, वो भी ह्यूमन रेस को, तो इसे यकीन नहीं होता। वहीं पे जैन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है जियांग को देख के। जिसके बाद जियांग लाइव स्ट्रीम के जरिए एकदम हेलो फ्रेंड्स कहते हुए बोलता है कि मेरा जियांग है, मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ तुम सभी लोगों की रातों की नींद और दिनों का चैन चुराने के लिए, लेकिन उससे पहले हम लोग करेंगे पार्टी, लौंडा पार्टी। मैं तुम सभी रेसेस के लौंडों को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूँ बारबेक्यू के लिए। देर मत करना, जल्दी आना, नहीं तो तुम लोगों को परमोडल डीमन रेस के डिवाइन सन यानजिया का खाना खाने को नहीं मिलेगा। पीछे से ये बेचारा
चीखते रहता है कि उतारो भी, तशरीफ जल रही है, कम से कम पलट दो। लेकिन तभी से अंडों का ख्याल आता है तो आगे से कहता है नहीं, पीछे का वड़ा पाव ही सिकने दो। तो फिर हम लोग कैंग जुआन को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे जैन के पीछे नहीं जाता और वो अपने सभी मेंबर्स को वापस बुला लेता है, ये कहते हुए कि तुम सभी लोग मेरे साथ चलो। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जियांग चन को मारेंगे, जिससे हमारा यहाँ पे ड्रैगन क्लैन डीमन रेस के ऊपर आ जाएगा और वो लोग हमारे सामने अपना सर झुकाएंगे। वहीं हम लोग जैन को देखते हैं जो कि तुरंत यहाँ से भाग लेता है और अपने लोगों से कहता है कि सभी से कह दो हम सभी लोग यहाँ पे जियांग के पास में टेलीपोर्ट मारने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा बैटल होगा। वहीं हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि उन लोगों से कहता है डाजिया के जितने भी लोग हैं वो सभी जल्दी से यहाँ पे आओ। तुम लोगों को पता नहीं होगा लेकिन हमारे डीमन लॉर्ड का जो मीट है वो बहुत ज्यादा डिलीशियस है, जल्दी आना। इसके बाद हम लोगों को एक एक करके बाकी सभी स्क्वाड्स को मिलवाया जाता है, जैसे कि ये वाली हो गई चुआन क्यू की स्क्वाड जिसमें ये फॉक्सी लेडी भी थी, नाम भूल गया, सॉरी बाय द वे। इसके बाद ये वाला भी, इसके बारे में भी भूल गया, इसका नाम मिंग चू है और ये भी यहाँ पे जियांग के साथ में ओवरसीज आइलैंड के दौरान में था। इसके बाद ये चश्मुसदीन, तो हमें इस लड़की का नाम पता चलता है और इसका नाम है नैन गोंग। या कैसे कहती है कि मुझे पता होता कि जियांग यहाँ पे आने वाला है तो मैं इतना जोर न लगाती, फाइटिंग के दौरान में थोड़ी सी एनर्जी बचा के रखती उसको थोड़ा सा खेलने खिलाने के लिए। इसके बगल में खड़ी हुई लड़की आगे से कहती है शर्म कर ले। मीनवाइल हम लोग हमारे डीमन लॉर्ड यान मिजिया को देखते हैं जो कि आगे से चीखते हुए कहता है कि बहुत ही जल्द यहाँ पे सभी लोग आ जाएंगे हमारी मैरिड रेसेस के, और अगर तुम लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया तो फिर तुम लोग यहाँ पे मर भी नहीं पाओगे चैन से। जिस पे जियांग आगे से कहता है ऐसा क्या, मुझे तो चिंता हो रही थी कि मेरे पास अभी यहाँ पे मछली के लिए टूना कम पड़ा है, लेकिन ड्रैगन क्लैन वाला जुआन कैंग काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा और बाकी लोग भी तो हैं, तो मुझे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की कमी नहीं रहेगी। वो भी जियांग से कहता है हराम खोर तेरे अंदर का गूदा है तो फिर मुझे तुरंत मौत दे के दिखा, इस तरीके से जलाओ नहीं तड़पाओ नहीं मुझे। जियांग उसे कहता है रुको यार जरा मक्खन तो लगाने दो। वो इसके ऊपर मक्खन लगाने लगता है, ये कहते हुए रुको तुम्हें तो धीरे धीरे पकाऊंगा मैं, जरा घूमो जरा, पाव के ऊपर भी तो लगाना है। इसके बाद यानजिया यहाँ पे जियांग से कहता है अगर तुम भूले ना हो तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं डीमन गॉड किंग का यहाँ पे डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ। अगर मैं मरता हूँ तो फिर डीमन गॉड यहाँ पे खुद आएगा और तुम्हारी रेस के हर एक बंदे को खत्म कर देगा, भले उसको यहाँ पे रेस के क्यों ना लेना पड़े। हेमनली डाउ से स्ट्राइक खाने वाला। जियांग आगे से कांपते हुए कहता है शुक्रिया मुझे बताने के लिए, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था कि डीमन गॉड किंग कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। जिस पे आगे से हंसते हुए कहता है क्यों फटीना, जल्दी से खोलो मुझे जाने दो यहाँ से। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो फिर जब यहाँ पे मैरिड रेसेस को इन्वाइट किया जाएगा तो फिर मैं यहाँ पे पर्सनली तुम्हारे लिए यहाँ पे मर्सी की गुहार लगाऊंगा, ना मैं तुमको जीने दूंगा बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पे अपना स्लेव भी बना लूंगा जिसके पास सोने की बिस्कुट रहेंगे खाने के लिए। साले के पचाएगा कैसे वो। इस पे जियांग उसे कहता है कि तुम मुझे स्लेव बनाओगे, मेरी जान बख्शोगे, तुमने शायद से कुछ गलत समझ लिया है। मैंने बोला था कि डीमन किंग टेरिफाइंग था इसीलिए नहीं क्योंकि वो हेमनली टेलीविजन को यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि हेमनली टेलीविजन ने मुझे मार ही डाला था। जिसपे यानजिया हैरान होकर कहता है कि इसका क्या मतलब है, ये मत कहना कि तुम मेरे एंसेस्टर से पहले ही मिल चुके हो, ये मत कहना कि मेरा एंसेस्टर यहाँ पे हेमनली डाउ से पहले यहाँ पे मर चुका है उसे बिजली का झटका खा के। इस पे जियांग इसको रियलिटी दिखाते हुए कहता है नहीं, तुम्हारे एंसेस्टर को मैंने मारा है हेमनली डाउ के आने से 2 सेकंड पहले। इस पे यानजिया की और भी ज्यादा फटी। जियांग आगे से प्रूफ भी देता है ये कहते हुए कि उसकी बॉडी को तो पहले ही खत्म कर लिया गया है, उसकी सिर्फ खोपड़ी बची हुई है, ये देखो याद आया। इस पे यानजिया अपने एंसेस्टर को तुरंत ही पहचान जाता है तो जियांग उसे कहता है बढ़िया है तुमने इसे पहचान लिया। फिर जियांग अपने मन के अंदर सोचता है कि अब तक तो तुम्हारे बहुत ही बुरी तरीके से लग चुके हैं, अब समय आ चुका है तुम्हें अपना यहाँ पे कुत्ता बनाने का। इसके बाद वो यानजिया से कहता है तुमको पता है कि मैं बहुत ज्यादा दयालु पर्सन हूँ, मैं किसी की जान नहीं लेता, मैं तुमको जिंदा रहने का एक रास्ता बताता हूँ, तुम जिंदा रहना चाहते हो। जिसके बाद ये अपने पास से वही सील बाहर निकालता है जिसका यूज करके इसने पता नहीं कितने लोगों को अपना यहाँ पे गुलाम बनाया है, सबऑर्डिनेट बनाया है, सर्वेंट बनाया है। ओवरसीज 3 आइलैंड के बारे में तो तुम्हें पता ही है। जिसपे यानजिया आगे से कहता है कि हाँ उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जियांग आगे से अपने फैथ ब्रांड सील का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि इसे एक्सेप्ट करो और मेरी स्लेव बन जाओ अनंत काल के लिए। हालांकि सील जब यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है तो फिर ये फेल हो जाता है। फेल होने का कारण बताया जाता है कि ये जो ब्रांड सील है वो सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप की ग्रुप या फिर रेस के ऊपर ही काम करेगी। परमोडियल डीमन क्लैन की जो रेस है उनके पास अभी भी उनका डेटी जिंदा है, बेसिकली लीडर जिंदा है, इसलिए उनका जो मोरल है, जो उनकी स्पिरिट है वो अभी तक यहाँ पे टूटी नहीं है और सिविलाइजेशन अभी भी यहाँ पे आगे बढ़ सकती है क्योंकि उनका लीडर जिंदा है। इसलिए यहाँ पे ये सील अपना काम नहीं दिखा सकती। जब यहाँ पे लीडर मरेगा, जब उनका मोरल पूरी तरीके से टूट जाएगा, तब यहाँ पे ब्रांड सील अपना असर दिखा पाएगी, इसलिए ये फेल हो गया। इसलिए जियांग को समझ में आ जाता है कि उसे अब थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। जब वो यहाँ पे बैटलफील्ड के दौरान में वापस जाएगा और डीमन रेस के सभी लोगों को खत्म कर देगा इंक्लूडिंग देयर लीडर, तब जाके वो इस ब्रांड सील का इस्तेमाल कर पाएगा। उतने में यहाँ पे वुसुआंग आता है जो कि जियांग से कहता है कि तुम मेरा यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट स्क्रोल इस्तेमाल कर सकते हो, ये मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे लिए छोड़ा था। ये कहते हुए कि ये स्क्रोल किसी भी टाइप की रेस के साथ में यहाँ पे सोल को बाइंड कर पाएगा, मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप बांधते हुए, और इसी तरह हेमनली डाउ के अंडर में काम करता है। जियांग उसे पूछता है कि तुमने ये पहले इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इस पे वुसुआंग आगे से बताता है क्योंकि इसमें एक रूल है कि दोनों पार्टीज को ही यहाँ पे हामी भरनी पड़ेगी, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे
साइन हो पाएगा। जाहिर सी बात है वो जुआंग के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो किसी दूसरी पार्टी को इस बात के लिए मनवा सके कि वो लोग अपनी मर्जी से यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर दे, लेकिन जियांग के पास में है। जिसके बाद जियांग जब उस स्क्रोल को ओपन करता है तो ये किसी भारी ग्रंथ से कम नहीं था। ये आगे से पूछता है कि कितने किलोमीटर जाएगा भाई ये, जिसपे वो जुआंग आगे से बताता है कि ये डिवाइन आर्टिफैक्ट है, इसलिए इसको लंबा होना ही था क्योंकि ये कई सौ लोगों को यहाँ पे एक साथ बाइंड कर सकता है, यानी कि इसके अंदर कई सारे लोगों को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पे हाँ बुलवाई जा सकती है। हालांकि जियांग के ब्रांड सेल के सामने ये कुछ भी नहीं है। इसके बाद जियांग उस स्क्रोल को लेता है और यांजिया को देते हुए कहता है कि तुमने पहले ही मुझे मास्टर मान लिया है तो फिर जल्दी से इसके ऊपर साइन कर दो। यांजिया जल्दी से उस स्क्रोल के ऊपर साइन करता है तो साइन करने के बाद में इसका यहाँ पे हाथ छप जाता है। अनपढ़ है ये साला। जिसके बाद यांजिया अनंत काल के लिए अब जियांग का नौकर बन के रह जाएगा। वहीं पे अगर यांजिया ने कभी भी यहाँ पे जियांग को धोखा देने के बारे में सोचा या फिर हल्का सा विचार ही क्यों ना आया तो फिर हेमेलिडाओ नीचे आएगा और उसको पनिश करेगा और वो ब्रूटली मारा जाएगा। इसके बाद इसके मत्थे के ऊपर भी यहाँ पे स्लेव वाला ब्रांड छप जाता है और इसकी आंखें पहले से और भी ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। साथ ही में जियांग नीचे की आग भी बुझा देता है, ये कहते हुए कि अब तुम मेरे ही आदमी हो तो फिर तुम्हें और ज्यादा पकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो जुआंग और जियांग और अभी के जितने भी लोग हैं उन सभी को लगता है कि यहाँ पे जुआनजी मर चुका है, तो वो सभी लोग उसी तरीके से बात कर रहे थे कि अगर जुआनजी यहाँ पे जिंदा होता तो वो खुशी के मारे बौखला जाता कि तुमने यहाँ पे प्रिमोर्डियल डीमन की होली सन को अपना गुलाम बना लिया है। जिस पे जियांग यहाँ पे वो जुआंग को दिलासा देता है जुआनजी की मौत के लिए, लेकिन जुआनजी आगे से कहता है कोई बुरी बात नहीं है, सब कुछ यहाँ पे किस्मत में लिखा हुआ था और वैसे भी जियांग फैमिली के लिए बैटल फील्ड के ऊपर मरना सबसे ग्रेटेस्ट ऑनर माना जाता है। वहीं पे हम लोग यहाँ पे नाइन इधर वर्ल्ड के अंदर जुआनजी को देख पाते हैं जो कि आगे से गुद्दी पकड़ते हुए कहता है हरामखोरो जिंदा हूँ मैं, मरा नहीं हूँ, साला ऐसे टसुए बाहर हो कि जैसे मर चुका हूँ मैं। और तभी जुआनजी को आइडिया आता है, ये कहते हुए अगर मैं बाहर नहीं जा सकता लेकिन नाइन विंग्ड मियास्मा तो मेरे लिए यहाँ पे मैसेज बाहर भिजवा सकती है ना। जिसके बाद ये लोग आतंक मचा देते हैं पैलेस के अंदर, इतना ज्यादा आतंक मचा देते हैं कि नाइन को खुद ही आना पड़ता है। ये सोचते हुए कि कौन है भाई, कौन मेरे घर के अंदर इतना ज्यादा बवाल मचा रहा है, पहले तो कभी आवाज नहीं आती थी, ये मत कहना मंजुलिका आई है। साथ ही में वो यहाँ पे बोर्ड के ऊपर देखती है तो फिर उसका यहाँ पे जो नाम था पहले सिर्फ पैलेस था लेकिन अब ये नाइन इधर वर्ल्ड के अंदर बदल गया था एंड दी अंडरवर्ल्ड। इसलिए वो हैरान थे कि इस जगह का नाम कैसे बदल गया भाई। तो इसके बाद हम लोग जुआनजी और उसके सारे कमांडर्स को देखते हैं जो कि आपस में बात करते हुए कहते हैं कि मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, ये साले मेरे लिए टसुए बहाए जा रहे हैं, बार बार जिसको देखो उसको टसुए बहा रहा है। उतने में उसके कमांडर आगे से कहते हैं कि कमांडर ये ब्लेसिंग है भाई कि हम लोग अभी भी जिंदा हैं, इसीलिए कंप्लेन करना बंद कीजिए, हम लोगों को अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। उतने में नाइन यहाँ पे दरवाजा खोलती है और चीखते हुए कहती है कि चुप रहो तुम लोग। वहीं ये लोग जब नाइन को देखते हैं और नाइन जब इनको देखती है तो ये दोनों ही हैरान हो जाती है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। आई मीन नाइन के लिए ये तो मर चुका है ना, यहाँ तक कि फ्यूचर वाले नाइन को भी नहीं पता होगा कि जुआनजी जिंदा हो गया है, सिर्फ साओ और जियांग को ही पता है फ्यूचर वाले। तो वो काफी ज्यादा हैरान हुई थी कि तुम साले यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो डायरेक्ट यहाँ पे जियांग को कांटेक्ट करती है, ये कहते हुए फादर बड़ा बवाल हो चुका है। जियांग अपने मन के अंदर सोचता है कि साओ जियांग नाइन विंग्ड मियास्मा के जरिए मुझसे यहाँ पे बात कर रही है, बेसिकली ये लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं जैसे कि एक चीटियां नहीं होती सिग्नल भेजती है, बिल्कुल वैसे ही। तो जियांग उसे पूछता है कि क्या हुआ भाई ये तो बताओ। तो नाइन बताते नहीं, सीधा जियांग को दिखाती है कि यहाँ पे जुआनजी और उसके जो 10 कमांडर हैं वो यहाँ पे मरे नहीं है, बल्कि वो यहाँ पे नाइन के नाइन इधर अंडरवर्ल्ड के अंदर यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये साले यहाँ पे कैसे आ गए, लेकिन आ गए हैं, सभी लोग हैं यहाँ पे। तो जियांग उससे कहता है ये तो काफी ज्यादा बढ़िया न्यूज है, तुमने ये बोला कि ये काफी ज्यादा खराब न्यूज है। जिसपे ये आगे से कहती है हाँ भाई गलती हो गई, ये काफी ज्यादा बढ़िया न्यूज है कि जुआनजी और उसके सारे कमांडर यहाँ पे जिंदा हैं। फिर वो जुआंग उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो जियांग उसको बताता है कि अच्छी खबर ये है कि यहाँ पे जुआनजी मरे नहीं है, वो यहाँ पे अंडरवर्ल्ड के अंदर जिंदा है। अभी के लिए वो बाहर नहीं आ सकते लेकिन बहुत ही जल्द वो वापस आ जाएंगे और हम लोगों से दोबारा मिलेंगे। जिससे वो जुआंग काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन उसी के बाद में यहाँ पे बिन बुनाए मेहमान आ जाते हैं और यहीं पे ही यहाँ पे ये वीडियो एंड होगी। दरअसल सिर्फ एक ही चैप्टर बचा हुआ है, 129 है, जिसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएंगे और ये आज ही रिलीज हुआ है 5 तारीख को। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर डायरेक्ट एक हफ्ते के बाद में ही आएगा और अभी तक यहाँ पे अच्छी खासी वीडियो रेडी हो चुकी है और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डायरेक्ट फाइट है जो कि आधी अधूरी छोड़ दी जाती है। तो फिर तुम्हें वो तो पसंद आएगा नहीं। तो आज के लिए दिहाड़ी यहीं पे ही खत्म होती है। हम लोग अब दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि होने वाली है टाइटन फोर्ज नाम की। यही नाम है ना कि और कुछ था? हाँ यही नाम है। तो फिर बाय बाय टाटा।